एक ऐसा केस जो आपको बहुत अजीज हो, वो सॉल्व करने के बाद यू स्लेप्ट वेल। मुर्दा बोलता है या उसके शरीर में कोई ऐसा पार्ट है वो बोलता है। ये बोलता है, कैसे बोलता है, क्या बोलता है। अचानक मेरी नज़र पड़ी उसके बनियाइन पे। ये हुआ और उसके बाद कहानी निकल के आई कि दैट वाज अ ट्रायंगुलर केस जिसमें पत्नी थी, उसने अपने पति का डिग्गी में बॉडी मिली। ओके, पुलिस वन बॉडी डिग्गी में, वो भी मेल था फीमेल था, मतलब मेल। ओके, आप कल्पना नहीं करोगे कि सभी बोल रहे थे कि ये मर्डर है। सभी पूरी गुत्थी सुलझाई और पर्सनली एसपी सर ने आके सर को थैंक यू बोला कि डॉक्टर साहब ये केस हमारे मतलब बियॉन्ड इमेजिन था। आप इमेजिन करिए कि जो फ्रंट ग्लास है वो उसमें पूरा ब्लैक हल्का सा शेड पड़ा हुआ है और उसमें एक पंजे का निशान है। जब भी कोई शव आया है, मुद्दा ये है कि वो जलने की वजह से मरा है या फिर लोगों ने ऐसा मान लिया क्योंकि डेड बॉडी को लोग मानते हैं कि देखना भी नहीं चाहते और हम लोग उसको हैंडल करते हैं। लेकिन आप ये सोचो कि डेड बॉडी आपको परेशान तो नहीं कर रही, वो तो बेचारी इनर्ट है, वो आपको ना तो परेशान कर रही है ना कुछ बोल रही है। कॉलेज में मेरे बैच में मैं पॉलिसी मेकर होता था, मतलब प्लानिंग करता था कैसे किसको मारना है, कैसे क्या करना है। सर मैं अपने गुरु से और अपने माता पिता से कभी झूठ नहीं बोलता। हेलो एवरीवन, फॉरेंसिक प्रोजेक्ट के इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। और ये सेशन खास इसीलिए है क्योंकि ये पहला एपिसोड है और मैं आया हूं अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज विदिशा में। आप सभी ने बचपन से जासूसी उपन्यास पढ़े होंगे, शेरलॉक होम्स की कहानियां सुनी होंगी, देखा होगा टीवी पर ब्योमकेश बख्शी को केसेस सॉल्व करते हुए। किस प्रकार शेरलॉक छोटे छोटे बिंदुओं को जोड़ के, छोटी छोटी डिटेलिंग को ध्यान में रखते हुए केस किस प्रकार सॉल्व करता है और कैसे एक पूरी पिक्चर बना देता है। अद्भुत, अविस्मरणीय। लेकिन ये तो सभी काल्पनिक पात्र हैं, हमने सिर्फ टीवी पर इन्हें देखा है। असल जिंदगी में वाकई ऐसे लोग होते हैं या फिर ये सिर्फ हमारी एक कोरी कल्पना है? तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हाँ, होते हैं ऐसे लोग। और आज हम उन्हीं शेरलॉक से मिलने जा रहे हैं। योग और दर्शन से दुनिया को सचेत करते हैं, सैकड़ों बच्चों को एक आदर्श डॉक्टर बनने की कला सिखाते हैं। सो लेट्स वेलकम डॉक्टर मनीष निगम सर, डीन ऑफ अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज विदिशा। एंड along with Dr. Manish Nigam sir, I would like to welcome Dr. Narendra Patel sir, Professor and Head, Department of Forensic Medicine, and young and dynamic Dr. Vivek Choksey, Assistant Professor in the Department of Forensic Medicine and Toxicology. तो सर, सबसे पहले मैं आपसे शुरू करना चाहूँगा सर। आपका जहाँ तक मुझे जानकारी है, आपका यूजी, एमबीबीएस और पोस्ट ग्रेजुएशन जो आपने पीजी किया है, एमडी फॉरेंसिक मेडिसिन, दोनों ही जीएमसी भोपाल से, गांधी मेडिकल भोपाल से, वहाँ से आपने पीजी भी किया है। ये बात बिल्कुल सच है कि ये फॉरेंसिक मेडिसिन ब्रांच थोड़ी सी उतनी ऑर्थोडॉक्स, उतनी कस्टमरी नहीं लगती है कॉमन पीपल के, अगर हम बात करें उनके नज़रिए से। बट ये ब्रांच बहुत फैसिनेटिंग है और इस फैसिनेशन को हमने एमबीबीएस में ही जान लिया था। कुछ लोग बहुत लेट समझते हैं। तो जब हम एमबीबीएस कर रहे थे उस समय से ही, मैं जब जीएमसी भोपाल में पढ़ रहा था, तो चूँकि मेडिकल कॉलेज जो हमारा था उसमें मेडिको लीगल इंस्टीट्यूट हुआ करता था। वो मेडिको लीगल इंस्टीट्यूट पूरे स्टेट का एक रेफरल सेंटर हुआ करता था। तो उसकी एक अलग वक्त थी, अलग उसका स्टेटस था। और वहाँ के जितने भी टीचर्स थे, डॉक्टर सतपति सर, डॉक्टर बड़कुर सर, डॉक्टर भानु दुबे सर जो मेरे टीचर रहे हैं, इन सब की ख्याति हम लोग एमबीबीएस से ही सुनते आ रहे थे।
तो ऐसा नहीं था कि इस सब्जेक्ट को हमने ऐसे ही ले लिया। कहीं ना कहीं जहन में ये बात थी कि ये एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, और जब मुझे मौका मिला, और आपको बताएं कि जब मेरी रिज़ल्ट आया तो मेरी 101 रैंक थी पीजी में, जो स्टेट पीजी एग्ज़ाम हुआ करती थी। और उस रैंक में यूजुअली पहले, अब आजकल तो आप लोग के समय थोड़ा समय बदल गया है, हमारे समय पे एक ऑडिटोरियम जो हमारा जीएमसी का था, उधर पर ओएचपी शीट लगाई जाती थी और ओएचपी शीट में कौन कौन सी सीट्स अवेलेबल हैं वो दिखाई जाती थी। तो मुझे आज भी याद है, हमारी नीलम कपूर मैडम थी, पैथोलॉजी की हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, वो बैठी हुई थी और उन्होंने मेरा नाम पुकारा और बोला कि अभी आप देख लीजिए, ये सीटें आपकी अवेलेबल हैं, आप चूज़ करिए। तो मैं उठ के गया, मेरे साथ मेरे ब्रदर भी थे, हु हैपेंस टू बी पीडियाट्रिशियन। तो मैं उठ के गया और वहाँ पर एक माइक लगा रहता था और वहाँ जाके आपको अनाउंस करना होता था। तो मैं गया और मैंने अनाउंस किया फॉरेंसिक मेडिसिन MD। तो वो मैडम पलटकर मुझे देखते हुए और बोली कि मनीष, वो मेरी हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट थी, मुझे जानती हुई थी, मनीष तुमने बाकी सीटें देख ली हैं? तो मैंने कहा मैडम देख ली है। नहीं, बोले तुम एक बार और जाओ, थोड़ी देर बैठो और दोबारा आके मुझे बोलो कि यही सीट चाहिए। तो उस समय थोड़ा सा लोगों को अजीब लगा, लेकिन मेरे जहन में था कि मुझे ये लेना है। मुझे ऑर्थोपेडिक्स MS नहीं मिल रहा था, बट डिप्लोमा मिल रहे थे सारे, कुछ MS भी मिल रहे थे, लेकिन मुझे चाहिए नहीं था वो, इसलिए मैंने चूज़ किया। अच्छा हुआ सर आपने फॉरेंसिक मेडिसिन चूज़ किया, क्योंकि मैं सभी दर्शकों को बताना चाहूँगा कि जो मेरा पीजी है मेरे सर के गाइडेंस में ही हुआ है। उस वक्त सर HOD हुआ करते थे और डॉक्टर प्रदीप मिश्रा सर वो मेरे पीजी गाइड हुआ करते थे। तो ज़िंदगी में जो भी थोड़ा बहुत गढ़ा है मुझे, जो ऋण है वो सर का ही है, सर ने ही बनाया है मुझे। क्योंकि मेरा मानना ये है कि इंसान जब इस दुनिया में आता है तो उसके ऊपर एक के बाद एक ऋण चढ़ते जाते हैं। पहले भगवान ईश्वर का ऋण, फिर माता पिता का ऋण, और फिर उसके ऊपर आता है सबसे बड़ा ऋण, वो होता है गुरु का ऋण। वो दिन पे दिन मैं जितना अच्छा काम करता जाऊंगा, उस हर चीज़ के पीछे गुरु की ही शक्ति है और वो ऋण कभी चुक नहीं सकता। वो बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, मैं जितने भी अच्छे काम करते जा रहा हूँ। नरेंद्र पटेल सर जी, आपको तो मैं अपने बड़े भाई के जैसे मानता हूँ। शुरू से ही आपका ऐसा स्नेह रहा है मुझ पे। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने एक प्लेटफॉर्म बनाने का सोचा है जिससे फॉरेंसिक मेडिसिन के लोग इस प्लेटफॉर्म से अपने नज़रिए से इस ब्रांच को और आगे भी ले सकें और अपनी लाइफ के बारे में बता सकें। उसके लिए आपको बहुत धन्यवाद और आपको एक आभार कि आपने ऐसा सोचा। और मेरा जो है, मैं इस ब्रांच में आया तो एक्सीडेंटली आया, मैं उसमें यही बोलना चाहूँगा, क्योंकि मुझे ये जॉब मिला जो फॉरेंसिक मेडिसिन में GMC भोपाल में था। तो पोस्टमार्टम करना या उससे लेना देना मेरा बहुत ज़्यादा, वैसा मैंने सोचा नहीं था। मैं एक विलेज को बिलोंग करता हूँ, तो मुझे डॉक्टर बन के जैसा सभी लोग प्रैक्टिस करना चाहते हैं वैसा ही करना चाहता था। लेकिन जब मैंने वहाँ इंटर किया GMC भोपाल में, जैसे सर ने बताया कि वहाँ सब लीजेंड लोग थे, तो वो जो उन लोगों के बीच जो जाके अनुभव हुआ, उसके कारण धीरे धीरे लाइफ उस डायरेक्शन में अपने आप जाती गई। उसमें कोई बहुत एफर्ट नहीं करना पड़ा, वो बस ये था कि वो कंपनी मिलती गई, फॉर्चुनेटली मिली हो। मैंने ऐसा उसके लिए कुछ नहीं किया था, बस एक पोस्ट थी मुझे मिल गई, तो उस सब्जेक्ट में मेरा इंट्रोडक्शन हुआ। फिर मैंने उन लोगों की जो आसपास के लोग थे, उनके जो लाइफ थी, उसका प्रभाव पड़ा और इस दिशा में मैं बढ़ता गया। और सबसे यंग आप ही हैं हम में। जब मैंने ब्रांच उठाई तो मेरे पेरेंट्स ने भी और मेरे रिलेटिव्स ने बोला ये कौन सी ब्रांच उठा रही है, बहुत ऑफिस में काम करोगे, ये ऑब्वियस एक स्टिग्मा रहता है। फॉरेंसिक मेडिसिन ब्रांच उठाने के लिए आपको बहुत लोगों से लड़ाई लड़नी पड़ती है, पहले खुद से, फिर अपने परिवार से, अपने माता पिता से, फिर समाज से, और आप हमेशा यही साबित करते रहते हैं, यही बताते रहते हैं कि नहीं ये ब्रांच सही है, मैंने सही ब्रांच का चुनाव किया है। नहीं, ये पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है। मतलब ये जो आपका सेंटेंस है कि इतना लड़ाई लड़नी पड़ती है, ये माइंडसेट पे भी डिपेंड करता है। जैसे सर ने बोला कि आपकी चॉइस क्या है,
क्योंकि यदि आपकी चॉइस है और आप उस डायरेक्शन में जा रहे हो, क्योंकि लड़ाई हमें ऐसा लग रहा है कि हम जिस ब्रांच में हैं तो यहीं लड़नी पड़ रही है। आज आप किसी भी जगह जाओ, किसी भी ब्रांच में जाओ, किसी भी प्रोफेशन में जाओ, कट-थ्रोट कंपटीशन है, इतनी ज़्यादा लड़ाई है कि जो हमने लड़ाई लड़ी है वो उसके सामने कुछ भी नहीं है। लेकिन हम उस लड़ाई को नहीं देख रहे जो दूसरे लड़ रहे हैं। हमने जो लड़ाई लड़ी होती है वो बहुत बहुत हल्की है। यदि आप दूसरों की, यदि एडवोकेट की लड़ाई देख लो, आप पॉलिटिशियन की लड़ाई देख लो, हम क्या है बहुत नैरो माइंड से सोचते हैं कि भाई डॉक्टर की लाइफ। आज आप किसी भी वर्ल्ड में चले जाओ, मैं तो कह रहा हूँ स्पिरिचुअल वर्ल्ड में चले जाओ, तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी बड़े बड़े महंतों की भी लड़ाई होती है कि हमारी फॉलोइंग ज़्यादा है कि उनकी फॉलोइंग ज़्यादा है। तो ऐसा तो है नहीं है कि लड़ाई कहीं नहीं है, वो हम देख नहीं पा रहे हैं। हमारी लड़ाई बड़ी सरल है। ये आपको लगता है क्योंकि आपकी लड़ाई सरल रही है। मेरा कहना ये है कि अगर फॉरेंसिक की जगह विवेक ने ऑर्थोपेडिक्स उठाया होता तो उसको इतना सवालों के जवाब नहीं देने पड़ते। अपने घर में जो अभी इनके माता पिता जिन्होंने सवाल किया कि ये क्या ब्रांच उठा रहा है, ये क्या मुर्दों के बीच में रहेगा, अगर वहीं ये ऑर्थोपेडिक्स बन गया होता तो माता पिता है तो एकदम अरे मेरा तो बेटा नहीं, वो ठीक ये वो जो लड़ाई है, मैं उस लड़ाई बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। एक मिनट, विवेक को लड़ाई लड़नी पड़ती, किस बात की नहीं लड़नी पड़ती? विवेक को ये लड़ाई तो नहीं लड़नी पड़ती कि इन सवालों के जवाब की, लेकिन मार्केट में खुद को एग्जिस्टेंस बनाना पड़ता, वो लड़ाई लड़नी पड़ती। साइड में फोरेंसिक में इनबिल्ट एग्जिस्टेंस है। जो कोई डॉक्टर बनता है उसके 2 फेज़ है आज की डेट में। पहले एमबीबीएस किया, फिर पीजी किया। वो जो लाइफ है, वो जो हमने लाइफ स्पेंड की है, एमबीबीएस की लाइफ, कुछ लोग हॉस्टल में रहे हैं, कुछ लोग बाहर रहे हैं, डे स्कॉलर बन के रहे हैं। पीजी की है, पीजी में हॉस्टल में रहे हैं, हॉस्टल के बाहर रहे हैं। कई लोगों ने पीजी के दौरान ही शादी कर ली है, किसी की पहले हो गई है, कोई गांव से आया पहले से ही हो गई, सारी चीज़। तो वो सारी चीज़ों में आपको कोई सर ऐसा कोई ख़ास किस्सा जो आपने यूजी लाइफ में किया हो और जो किसी को नहीं पता हो, आप जो शेयर करना चाहते हो? मतलब आज तो आप मतलब डीन की पोस्ट पर हैं, लेकिन कोई ऐसा किस्सा हो जो यूजी लाइफ में मज़ेदार, कुछ इंस्पिरेशनल, कुछ नटोरियस, कि कुछ बदमाशी आपने की हो कि जिसको आप मन ही मन सोच के आपके चेहरे पे मंद मंद मुस्कान आ जाती है, या आपके जो दोस्त हैं वो आज भी आपको फ़ोन करके याद दिलाते हैं कि अरे मनीष यार वो उस हॉस्टल में तूने बहुत बड़ा कांड कर दिया था। ऐसा कोई किस्सा अगर सर हो तो प्लीज़। ऐसे सोचे तो एक बहुत सारे किस्से हैं वैसे तो, लेकिन एक मैं शेयर करना चाहूँगा। क्या हुआ कि फर्स्ट प्रॉफ की ये घटना है। फर्स्ट प्रॉफ में हमारा एक बहुत अच्छा सर्कल हुआ करता था, जिसमें डॉक्टर रवि राठौर, डॉक्टर योगेंद्र, हम लोग सब, दीपक सक्सेना, ये सब हम लोग काफ़ी क्लोज निटेड फ्रेंड्स थे। अब एक हमें फितूर सवार हुआ कि फर्स्ट ईयर में हम लोग स्टेज परफॉर्मेंस देंगे। ये वो ज़माना था जब रैगिंग पराकाष्ठा पे हुआ करती थी और फर्स्ट ईयर स्टेज पॉसिबल ही नहीं। बट हमारे बीच में कलाकार काफ़ी उच्च श्रेणी का था, डॉक्टर रवि, तो उसने एक प्लान किया कि हम एक नुक्कड़ नाटक करेंगे। तो हमने एक स्क्रिप्ट तैयार करी, उसका टाइटल था आपका राजू। अब उसमें हमने बड़ी रिहर्सल करी। रिहर्सल करके हमने जब पता किया कि भाई हमको परफॉर्म करना है एनुअल फंक्शन में सारे सीनियर्स टीचर्स के सामने, तो हमें तो रिजेक्ट कर दिया गया, क्योंकि मूलतः यही होता है कि सीनियरिटीज़ जो होते हैं, सीनियरिटीज़ बहुत ज़्यादा हॉवी रहती है और वो हम लोगों को करने नहीं देना चाह रहे थे। लेकिन हमने कहीं से जो ऑर्गेनाइजर्स थे उनसे थोड़ा सा बातचीत करके कि सर छोटा सा है, 5 मिनट का है, 10 मिनट का एक स्लॉट दे दीजिएगा, कहीं पर भी जो गैप होगा उसमें हम लोग कर लेंगे। और हमने जो हमारे सीनियर्स, बॉयज़ सीनियर्स थे, उनको पता ही नहीं लगने दिया और हमने गर्ल सीनियर से बात करके एक स्लॉट में परफॉर्म करा। पर हमें ये पता था कि हम जैसे ही उतरेंगे, और रैगिंग की जो हालत थी उस समय कि हम पिटेंगे। तो उस समय मेरी ये थी कि मेरी एक फ्रेंड की गाड़ी हमने क्या करी, एक अरेंज करवाई वहीं पर, फिएट गाड़ी, कि जैसे ही हमारा ख़त्म होता है, उस समय मैं ही ड्राइव करता था, हम चारों पाँचों में, तुरंत दौड़ के आएंगे, कार उठाएंगे और भाग जाएंगे हॉस्टल से। और बिल्कुल जैसा हमारा प्लानिंग था उसी की तरह हमने किया।
हमने स्टेज परफॉर्म किया, ज़बरदस्त हिट हुआ हमारा नुक्कड़ नाटक। और हम जैसे ही उतरे, हमारे सीनियर्स ढूंढने शुरू हुए, हमें पता था हमारी कार कहाँ खड़ी है, हम वहाँ भागे, हमने कार उठाई और मैं मेरी सिस्टर के यहाँ हम लोग 5 दिन वहीं रुके। और फिर बाद में पता चला कि वो बहुत अप्रिशिएट किया गया सभी के द्वारा। तो वो एक घटना, हम लोग 5 लोग जो भागे थे और 5 दिन हम लोग रुके रहे सिस्टर के यहाँ, वो बड़े मज़ेदार थी। आज भी हम लोग जब भी मिलते हैं, बातें करते हैं तो क्या बात है सर, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। यही है, हिम्मत करते जाइए, आपको रास्ता अपने आप ऊपर वाला दिखाता जाता है ना सर। यही एक आपके पीजी के टाइम में सर कुछ घटना हुई हो? हाँ, एक पीजी के समय की एक घटना बताता हूँ आपको। एक्चुअली आप समझते हैं फॉरेंसिक मेडिसिन के ही आप भी बैकग्राउंड रखते हैं, तो फॉरेंसिक मेडिसिन में अलग अलग तरह के केसेस आते हैं। अब वो एक्सीडेंटल केसेस हैं, होमिसाइड्स हैं, या फिर सुसाइड केसेस हैं। तो आपका फर्स्ट ईयर होता है, तो यूजुअली ये एक कस्टम रहता है कि भाई फर्स्ट ईयर में आप केवल एक्सीडेंटल केसेस ही देखेंगे, और अगर थोड़ा बहुत ठीक कर रहे हैं तो सुसाइडल केसेस देखेंगे। लेकिन एक घटना ऐसी हुई जिसने मुझे मेरे टीचर्स के प्रति बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट आ गया। उसमें क्या हुआ, एक संडे था जिसमें मेरी ड्यूटी थी और मेरे साथ डॉक्टर सतपति सर उस समय थे। प्रायः ये होता था कि सतपति सर टेलीफोन में पोल दिया करते थे, जो हमारे डिपार्टमेंट में, हमारे एमएलआई में फ़ोन हुआ करता था कि भाई जो भी है, कुछ ऐसी घटना होती है, कोई ऐसा केस आता है तो मुझे बुला लेना। अब इत्तेफाक से बोलें या जो भी, उस दिन क्या हुआ, एक मल्टीपल स्टैब वुंड आ गया। मैं अकेला था, मैंने सर के घर फ़ोन करवाया। उस समय मोबाइल्स तो होते नहीं थे, तो मैंने सर के घर पे फ़ोन करवाया कि सर ऐसा ऐसा केस आ गया है और मैं आज ड्यूटी में हूँ। तो सर अपने अंदाज़ में, उनका अंदाज़ आप सब जानते ही हैं फॉरेंसिक में, उन्होंने मुझे थोड़ा सा उसी अंदाज़ में सुनाया और बोले तेरा सेकेंड ईयर कहाँ है, तेरा थर्ड ईयर कहाँ है। तो मैंने कहा सर मैं अभी अकेला ही हूँ और ऐसा ऐसा केस है। तो बोले सुन, तू जा नीचे और केस कर दे। मैंने कहा सर मेरा फर्स्ट ईयर है सर, और मैं स्टैब इंजरीज, मल्टीपल स्टैब इंजरीज, यहाँ भीड़ इकट्ठी हो रही है सर। अरे बोले मैं बोल रहा हूँ ना, तू जा, बस फोटो ड्रॉ कर लेना, उसके नक्शे बना लेना, कहाँ पर है, क्या साइज़ है, वो बना लेना, बाकी मैं सब देख लूँगा। मेजरमेंट्स मैंने किया, सर की बात बिल्कुल सर आँखों पे। तो मैं पहुंचा नीचे, बड़ा डरते डरते सारा केस किया, सारे बहुत ही एहतियात बरतते हुए, क्योंकि जब आप पे कोई इतना भरोसा कर लेता है, जो इतना ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देता है, तो आप ओवर कॉन्शियस हो जाते हो। तो हमने फिर उसको बिल्कुल एक एक डायग्राम्स, एक एक वो बड़े अच्छे से बनाए, और बना के मैंने पूरी पीएम रिपोर्ट तैयार करी और सर को दिखाई। सर ने पढ़ी और सर ने हार्डली 2-3 चेंजेस बताए और उन्होंने साइन कर दिया। उन्होंने ये भी नहीं बोला कि तू भी इस काउंटर साइन कर। ये होता है एक भरोसा, और तब से मुझे सर पे और मेरे अपने विभाग में इतना ज़्यादा भरोसा आ गया कि मैं खुद आगे बढ़ के फिर इस तरह के केसेस में शामिल होता गया, और आगे की कहानी आप सबको पता ही है। चार्म है डॉक्टर सतपति सर का, द गोल्डन मैन, और उनके गोल्डन वर्ड्स तो सभी को पता है, पितामह। पटेल सर, आपके यूजी पीजी में कुछ इंटरेस्टिंग ऐसा कुछ घटा हो? अच्छा, मैंने ये नोटिस किया है कि आपका थोड़ा जो रुझान है आध्यात्म की तरफ ज़्यादा है। क्या इसमें कोई आपकी यूजी पीजी लाइफ का कुछ रोल है? नहीं, वो जो था ना, मैं एक कंफ्यूज्ड था, और मेरे साथ क्या दिक्कत थी कि मेरा जितना मन लगता था किताब में पढ़ाई की, हाँ। उससे ज़्यादा मेरा मन लगता था आध्यात्म की किताब में। ओके। तो ओशो की किताब पढ़ता रहता था। तो ये कब से नहीं, मेरे को ये लगता था कि मैं इनको पढ़ के कोई सिद्धि विद्धि पालूंगा और मेरा इंटेलिजेंस इतना बढ़ जाएगा कि मैं ये किताब देखूंगा और मुझे याद हो जाएगी। तो मेरे को फार्माकोलॉजी में यही लगता था कि इसको जो है मेरा कहीं से ध्यान लग जाए और मैं एक बार देखूँ, मेहनत ना करनी पड़े। तो वो एक बहुत बड़ा था जो था कि
कि ज़्यादा परिश्रम ना करना पड़े। वो मेरा दिमाग बहुत जो है ना बैठता नहीं था। जैसे क्लास में बैठे हैं तो क्लास में लेक्चरर कोई लेक्चर ले रहा है और मुझे पता ही नहीं कि क्या पढ़ा रहा, मैं अपनी धुन में खोया हूँ। अध्यात्म की तरफ। हाँ, अध्यात्म से ये लगता था कि इसे सोल्यूशन मिलेगा और कहीं मिलता नहीं था। तो भाई उसमें लगता था कि अब कहीं नहीं तो कम से कम यहीं चलो, कि कम से कम अपना दिमाग स्टेबल हो जाए। और उसमें जो असली टारगेट ये था कि आसानी से पढ़ सकें, क्योंकि मैं क्या मेरे साथ क्या प्रॉब्लम थी, जैसे कहो 3-3 घंटे पढ़ रहे हैं, वो को पता चलो 10 मिनट पढ़ पाए। मेहनत बहुत लगती थी और पढ़ ही नहीं पाते, दिमाग आउटपुट नहीं मिलता था, याद ही नहीं होता, घंटे बैठे 2 पन्ने याद। वो सबसे बड़ा अट्रैक्शन ये रहा जो इस तरह याद की करने के लिए आपने अध्यात्म का साथ। हाँ, उस समय यही सबसे बड़ी चीज़ रहती है कि भाई कहीं से मन लग जाए, अपनी परफॉर्मेंस सुधर जाए, कंसंट्रेशन डेवलप हो जाए। तो कहीं ना हो तो भाई इसी से प्रयास करो। साइकोलॉजी रही होगी सही है यूजी लेवल पे। उस समय क्या था, हम लोग पता नहीं क्या क्या करते थे। हमारे यहाँ एक अनिल वास्ती सर थे, वो जो थे 93 बैच के थे। हाँ। तो वो हम लोगों ने ये सुना कि ये गुरुदेव जो है ना ओशो के साथ रहे हैं, और वो 7 साल बाद हमारे साथ पढ़ रहे थे। 7 साल वो फरार थे। तो हम लोगों को लगा कि ये तो गुरुदेव हैं, तो हम लोग उनकी चरण में चले गए। वो जैसा कहें हम लोग वैसा करें। मतलब पढ़ाई लिखाई छोड़ के रात के टाइम बैठे हैं, सलाद कट रहा है, फिर सब्जी बन रही है, फिर पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं। मेरे एक भैया थे, तो वो मेरे रूम पे आए और हम लोग अंडा करी बनाते मिले। तो वो कहें यार तेरे को पीजी वीजी निकालना है कि नहीं, तू कर क्या रहा है ये जिंदगी। और हम लोग जो है उस समय वो महोत्सव, बोले महोत्सव है आज, सब लोग 3-4 इकट्ठे हो जाएं और बस वो उनको गुरु मान लिया और वो गुरु जी ज्ञान दें। और हम लोग जो है, हम लोगों को लगे कि ये सिद्ध पुरुष हैं। ये जो है कुछ ऐसा हमें ज्ञान दे देंगे कि हमारी जिंदगी जो वो तर जाएगी। वैसे हो सकता है वो हमारा वो अपना टाइम पास कर रहे थे। अब हम लोगों को तो नहीं आता था, एक्चुअली उनके पास कंप्यूटर था तो मूवी दिखा देते थे हर तरह की। तो उस समय वो भी एक अट्रैक्शन था, और क्या कि भैया मूवी देखने को मिल रही है। तो ऐसी जिंदगी में जो है ना बड़े बड़े इंटरेस्टिंग वो एपिसोड आते गए उस समय। सही। हाँ तो विवेक, तुम ही सबसे यंग हो, तुम्हारे टाइम रैगिंग कम हुआ करती थी कि रैगिंग एकदम? कंपेरेटिवली सन वो कम थी, बट थी। मैं हॉस्टल रहता था। हाँ। और हॉस्टल एक अलग ही वर्ल्ड रहता है। हाँ। मतलब वहाँ पे वेरी फर्स्ट डे से बता देते हैं कि भाई आप हॉस्टलर हो, आपको किसी से डरना नहीं है, आपके अंदर यूनिटी है। छोटे छोटे इंसिडेंट्स पे भी, मतलब छोटा से किसी से बाहर किसी से गाली गलौज हो जाए तो पूरे 100 लोग हो जाते थे। लगता था हमसे कोई पापा भी ज़्यादा ही नहीं है। मतलब हमको लगता था कि यार हम डॉन हो गए अपनी बाकी। तो ऐसे क्या हुआ सर कि डे स्कॉलर और हॉस्टलाइट से हमारी लड़ाई हो गई। तो बहुत कॉमन था, सब लड़ते थे और वो भी पार्ट था लाइफ उस समय अपनी लाइफ का। तो डीन सर ने लेटर भेजा घर पे। तो हमने जो स्टूडेंट सेक्शन में हमारे बाबू थे उस समय सेटिंग कर ली। तो 4 बार लेटर नहीं आने दिया, 5 बार डीन सर ने खुद फ़ोन लगा दिया मेरे घर पे। तो अच्छा मुझे पता था कि सर फ़ोन लगाने वाले हैं, तो मैंने नंबर दिया मेरे छोटे चाचा का। मैं चाचा जी बोला देखो पापा मम्मी को बताना, अगर वो तो क्या था कि वो सबके घर पे लेटर पहुंचा रहे हैं, वो सामान्य लड़ाई है, कुछ बार टेंशन मत लेना। कहा ठीक है। और डीन साहब ने फ़ोन लगाया सीधा कि आपके बेटे आतंकवादी बन गए, यहाँ पे तो गोलीबारी का माहौल चल रहा है, भारत पाकिस्तान जैसा माहौल बना रखा है, गोलियां चल रही हैं, बम ब्लास्ट हो रहे हैं। तो चाचा को बोला यार ऐसा तो नहीं होता यार कॉलेज में, निजाम में तूने बहुत कुछ किया है। दादा जी मैं आप जानते हो कंसीडर हूँ। अच्छा मैं अपने कॉलेज में मेरे बैच में मैं पॉलिसी मेकर होता था, मतलब प्लानिंग करता था कैसे किसको मारना है, कैसे क्या करना है, और ग्रेटफुल एग्जिट ये सब चलना था। लीडरशिप था मैं ना, तो लीडरशिप क्वालिटी नहीं थी उसमें। तो मैंने सारा पूरा नहीं पता था ऐसे ही है। तो फिर वो डीन ने प्रेशर डाल के मीटिंग करा ली, पेरेंट्स मीटिंग, आप सबको आना है। तो मैंने क्या किया, रीवा के सबसे बड़े पॉलिटिशियन को मैं अपना लोकल गार्जियन आके लेके गया। वो मैंने पहले समझा दिया मैं नहीं था लड़ाई में, मेरा झूठा नाम आ गया है और आप बोलना आगे ऐसे गया था। और सेकेंड ईयर में आया था जब मैं, वो पूरा बोर्ड रूम में बैठे हुए हैं, सभी एचओडी डीन सब बैठे हुए हैं। और वो पहले जो मेरा अपोजिट वाली पार्टी थी जिस समय लड़ाई थी उसके पेरेंट्स गए, वो गए। तो वो थोड़ा सा मेरा मैचमेंट था, लेकिन रीवा का ठाकुर और खूब चोट करके आ गया, वहाँ पे लड़के आ गया कि ऐसा हो रहा है, ये हॉस्टल वाले दादागिरी कर रहे हैं, किसी को कुछ समझते नहीं है, जहाँ तक उसको मार रहा है ऐसा करके। फिर उसके पेरेंट्स भी गए
अब मेरा नंबर था तो उसके पेरेंट्स बाहर ही खड़े मिल दिख गए, उन्होंने मुझे पहचान लिया कि बेटा आप ही आए थे ना हमारे घर पे पार्क में। अब और रोने लगे, तो मैं थोड़ा सा इमोशनल था, तो मैं भी, मुझे बात रोना आ गया। तो मैं बोला देखो अंकल आंटी ऐसा कुछ नहीं था, सामान कढ़ाई थी, आप अपने बेटे को बोल दो हमारे बीच में ना पड़ा बोला करे, अब हमको इंस्टिगेट करेगा तो जवाब देंगे। तो मेरे आंसू आ गए और मैं जैसे ही गया। अब हॉस्टल के फंडे बहुत क्लियर होते हैं, पहले ही हॉस्टल के सीनियर लेटर करके भेजते हैं कि आपको ये बोलना है, ऐसा करना है पहले को। जैसे ही मैं गया सर ने बोला कि क्यों आप गए थे लड़ाई करने, घर पे गोलीबारी चलाई थी? मैंने बोला यस सर। जैसे मैंने उस सर बोला सब बिल्कुल तेज हो गए, अरे तुम्हारे पेरेंट्स आए थे, अभी कौन से नेता आए थे, और हमको सुना गया उल्टा कि क्या कर रहा है, आपके बच्चे लड़ रहा है, ये वो है, और बोल रहे वो तो था ही नहीं, और तुम जाके बोल रहे हो कि यस आप यस, तुम यस बोल रहे हो, तुम गए थे। तो मेरा सीधा डायलॉग था ये पहला, मतलब वो पहले प्रिपेयर नहीं था, वो इंस्टेंट निकल गया कि सर मैं अपने गुरु से और अपने माता पिता से कभी झूठ नहीं बोलता, बस ये बोलना था। वहाँ पे कुछ टीचर खड़े थे और बैठे थे, वो बिल्कुल इम्प्रेस हो गया, बोले सर बहुत अच्छा लड़का है, पढ़ने हमेशा सबसे आगे रहता है, सारी एक्टिविटी सबसे आगे है, इसने हॉस्टल में नाइट टूर्नामेंट करवाए, तो 26 जनवरी 15 अगस्त में सबसे पहले आता है। और बिल्कुल वो उनकी स्टोरी चलने लगी, फिर उनको बटन। और बोलते एक सर बोलते हैं देखो कितना सीधा आता है, मुँह से आवाज़ निकल रही, कोई लगता ही मार के आएगा उसको, वो आए तो कैसे लड़ रही 3 लोगों से। हॉस्टल लाइफ ये तो सिखा के जाती। मेरे फंडे मेरे क्लियर हो गए हैं, मेरे सीनियर्स ने मुझे इतने अच्छे फंडे सिखा दिए हैं कि आज भी मैं कितनी ही पब्लिक लोग, कितने ही लोग हों, मैं बिल्कुल नहीं डरता, किसी से नहीं डरता। मुझे पता है मैं ठीक हूँ और मैं बिल्कुल सामना करूँ। भाई हॉस्टल लाइफ का यही फ़ायदा है, आपको डिसिप्लिन सिखाता है, आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट में सबसे बड़ा रोल हॉस्टल का ही है। और इसका क्रेडिट जो निखर के आता है ना, जो बच्चा जा रहा है 12th पास की, उसके बाद MBBS में घुसा है, उसको क्या मालूम, कुछ नहीं पता। मैं PG करने गया लेडी हार्डी मेडिकल कॉलेज में, तो मैं पहला ऐसा स्टूडेंट रहा कि PG के सेकंड ईयर में RD का मेंबर बन गया, वो भी हॉस्टल सेक्रेटरी। ऐसी एक बहुत बड़ा एक प्लान था, CRP प्लान जिसे बोलते थे, लेडी हार्डी मेडिकल को। ये मेरे लाइफ का बहुत बड़ा अचीवमेंट भी मानता हूँ इसको मैं, कि 1500 करोड़ का प्रोजेक्ट था ये, जिसमें बहुत सारी बिल्डिंग्स बननी थी। वो 2011 में बननी थी, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर किसी टेक्निकल रिपोर्ट से पैसा खा के भाग गए, वहाँ काम बंद हो गया। 14 में मैं जब गया और 15 में RD पेशेंट बना जब मैं, तो ये मैटर हमारे सामने आया, तो हमने उसकी बिल्कुल प्लानिंग से उसकी कैंपेनिंग चालू की, फिर सोशल मीडिया पे की, फिर धीरे की। और 2017 में मैं भूख हड़ताल पे बैठा, पार्लियामेंट सेशन चल रहा था, बड़ी प्लानिंग के साथ कि पार्लियामेंट सेशन चल रहा है, भूख हड़ताल बैठा, कैब सारे मीडिया वाले आए और मैंने ये कहा कि मैं, और मेरे साथ पूरा लेडी हार्डिंग था, इंक्लूडिंग स्टूडेंट्स, RD और फैकल्टी के साथ तो था ही था, कि मैं जब तक भूख हड़ताल से नहीं उठूंगा, हटूंगे नहीं यहाँ कैबिनेट के सामने से, जब तक कि हेल्थ मिनिस्टर खुद नहीं आएंगे और खुद ये लिख के नहीं देंगे कि कब तक ये CRP प्लान जो 1500 करोड़ का प्रोजेक्ट था वो चालू हो जाएगा। आप यकीन नहीं करोगे, जो 10 साल से अटका हुआ था जो मैटर, वो शाम को ही अजमेर चौधरी हेल्थ मिनिस्टर थे, वो शाम को ही आए 4-5 बजे, और उन्होंने सबके सामने मीडिया सामने बोला कि मैं बड़ा इम्प्रेस हूँ, ये कंस्ट्रक्टिव काम कर रहा है ये RD, पहली बार ऐसा देखा है कि उन्होंने इतने सारे काम किए हैं RD, मुझे जानकारी थी, अच्छे टर्म थे हमारे उनसे। और 3 महीने के अंदर, मैं लिख के दे रहा हूँ, 3 महीने के अंदर ये CRP प्रोजेक्ट तैयार हो जाएगा। तो यही तो विविधता है। अच्छा, इसमें फॉरेंसिक मेडिसिन का भी एक बहुत बड़ा हाथ है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट जो खींच के लेके जाता है ना, आपको दूसरी अलग ब्रांचेस से डिफरेंट खड़ा करता है। फॉरेंसिक मेडिसिन एक चीज, विविधता लेके आता है पर्सनालिटी। एक चीज जरूर सिखाती है, जो मैं फील करता हूँ, मैं देखता हूँ, आपको निडर बना देती हूँ। मैं जनरली देखता हूँ कि हॉस्पिटल में जैसे ही पुलिस वालों की भर्ती में आता है ना, तो लोगों के मन में ये रहता है कि क्या पूछेगा, क्या हुआ, कोर्ट जाने से डरते हैं, कोर्ट में क्या होगा। बहुत सारे लोग सिर्फ इसलिए फॉरेंसिक मेडिसिन नहीं लेते कि वो पुलिस और कोर्ट का कचहरी नहीं करना चाहते। लेकिन फॉरेंसिक मेडिसिन हमारे आने के, हमने जब आए तो हम एक चीज़ सीख गए कि पुलिस से नहीं डरते, कोर्ट करते कचहरी से सकते नहीं डरते, और कुछ भी क्यों ना हो, कैसी स्थितियाँ हों, हम डरते हैं, हमारे फैक्ट पे हम बात करते हैं, और मतलब कुछ चलता ही नहीं हमारे दिमाग में, बस निडर रहा। ये हमने सीख लिया। PG की बात चल रही थी, PG ड्यूरेशन में मैं एक किस्सा बताऊंगा। जब मैं PG कर रहा था तब निगम सर ही वहाँ पर HOD हुआ करते थे। अच्छा, एक बात बताइए, आपने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी, आपकी जो शादी हुई थी वो कब आपने की है?
पीजी के बाद नहीं, पीजी में। हाँ, आप पढ़ाई कर रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं, प्रेशर है, बहुत सारी चीज़ें हैं कि इस ड्यूरेशन में आप शादी करके क्या करेंगे, लेकिन तो आपकी शादी कब हुई थी? मेरी 2015 में शादी हुई थी, मैं सेकेंड ईयर पीजी आया था। आप मतलब पीजी ड्यूरेशन में आपने शादी कर ली थी? सेकेंड ईयर पीजी में। क्या? तो सर उसमें क्या था कि मैंने हमेशा से रहा था, मेरे पेरेंट्स को मैं बोल दिया था, आप जिस भी लड़की से आप कहेंगे मैं उससे शादी करूंगा, ओके। आप जब भी कहेंगे मैं मना नहीं करूंगा। और मेरी कोई ऐसी प्रेफरेंस नहीं थी, और मैं मतलब मैंने बहुत नेतागिरी वाले काम किए, लीडरशिप वाले काम किए, लेकिन मैं इस मैटर में बिल्कुल सीधा था। मैंने अपने पेरेंट्स को छोड़ा था, ओके। और जब आप करेंगे तब शादी करूंगा। सही है। मैं इस मैटर में बिल्कुल जैसे कहना चाहिए सात्विक हूँ। हाँ। मैं सात्विक था, सात्विक हूँ, था और हूँ, मतलब सात्विक सात्विक हूँ। हाँ ठीक। तो जैसे ही मेरे पेरेंट्स, मतलब कहना ये है कि अरेंज मैरिज मैरिज थी। सर। आपकी शादी मतलब कब आपने शादी की थी? पीजी के बाद? आपकी तो शायद पीजी से पहले ही हुई। मेरी पीजी से पहले शादी। पहले एमबीबीएस कंप्लीट करने के बाद आपने शादी कर ली थी, और शादी करने के बाद मतलब जब आप पीजी में एंटर किए थे तब आप ऑलरेडी शादीशुदा मैरिड थे, हाँ। है ना? सही है। लेकिन कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे हुए कि एक जो मेरे सीनियर थे, उनकी शादी जो है वो एग्जाम के टाइम पे ही आ गई। 10 तारीख को उनका एग्जाम खत्म हो रहा है थर्ड ईयर का, और 25 तारीख को उनकी सपोजिंगली डेट निकली थी। तो बट जब उनका एग्जाम शुरू होने वाला था, एवरीथिंग वाज फाइन, एग्जाम शुरू होने वाला था, उसके 4 या 5 दिन पहले यूनिवर्सिटी ने एग्जाम उनकी पोस्टपोन कर दी। तो वो जो पोस्टपोन कर दी, तो उसकी वजह से जो उनका एग्जाम, उनकी जो शादी थी वो जस्ट एग्जाम के बीच में फंस गई। अब उन्होंने बहुत कोशिश की सब जगह कि भाई कैसे भी करके ये शादी आगे बढ़ जाए या फिर अभी रुक जाए। पहले घर के वालों की तरफ से कोशिश की तो वहाँ पे नहीं हुआ, उसके बाद फिर सब घर वालों ने सारे कार्ड बढ़ चुके हैं, सारी चीज़ें हो चुकी हैं। इनकी शादी से भी जुड़ा हुआ एक बहुत ही शानदार किस्सा है। जब मैं उनके मेडिकल कॉलेज में जाऊँगा तब मैं सुनाऊंगा ये किस्सा, आप तब देखिएगा कि उनकी शादी कैसे हुई, किस सर्कमस्टेंसेस में हुई, किस प्रकार से हुई। उस ज़माने में किस तरीके से इंदौर में उन्होंने एग्ज़ाम दिया। उनका एग्ज़ाम था 10 बजे से लेकर 1 बजे तक। 1 बजे एग्ज़ाम उन्होंने दिया और उनकी शादी सेम डे सागर में है। सागर इज़ 8 आवर्स अवे। अगर गाड़ी से जाया जाए तो 8 घंटे लगते हैं। फिर भी वो बंदा इंदौर से सागर कैसे पहुंचा, इसके पीछे एक अलग कहानी है और बहुत ही शानदार कहानी है। उसको मैं नेक्स्ट टाइम जब उनके कॉलेज में जाऊँगा तब मैं उनके सामने नरेट करूँगा। हम लोग थोड़ा सा प्रोफेशनल लाइफ की तरफ बढ़ते हैं, है ना। प्रोफेशनल लाइफ इन द सेंस कि जो भी हमने टीचिंग, हमारा मेन जॉब जो है वो टीचिंग का है, बिकॉज हम लोग मेडिकल कॉलेज से एसोसिएटेड है, प्लस साथ में फॉरेंसिक मेडिसिन हमने किया हुआ है, तो फिर एक मेडिको लीगल पार्ट भी हमारा जुड़ जाता है ना, जो कि डॉक्टरों को पता नहीं क्यों बहुत कठिन लगता है। उनको समझ में नहीं आता है कि ये चीज़ इतनी कठिन होती है। एवरी डॉक्टर वंस इन अ वाइल, टुडे और टुमारो, कभी भी दे आर अफ्रेड टू फेस कोर्ट। उनको कोर्ट जाने में डर लगता है। मेडिको लीगल केस जैसे ही उनको सुनने में आता है वो तुरंत हाथ खड़े कर देते हैं। दे ट्राई टू अवॉइड दीज मेडिको लीगल केसेस, है ना, जस्ट बिकॉज या तो उनका इंटरेस्ट नहीं रहा है फॉरेंसिक मेडिसिन में, और दे जस्ट डोंट वांट टू फेस पुलिस और द कोर्ट ऑफ लॉ, है ना। तो इसी में ये सारे केसेस हम लोग करते हैं, पोस्टमार्टम भी करते हैं, एमएलसी भी करते हैं, कई लोग कैजुअल्टी में भी हम लोगों ने ड्यूटियाँ की हैं। तो ऐसे कई बार किस्से हो जाते हैं, ऐसे कई केसेस हो जाते हैं जिसमें हम लोग खुद भी एकदम चौंक जाते हैं, मतलब। और इस तरीके के डिफ़िकल्ट केसेस होते हैं कि जो हम सॉल्व कर देते हैं, जिससे कि या तो जो पीड़ित परिवार है उनको मदद मिलती है, कोर्ट को हम लोग हेल्प करते हैं, बिकॉज हम लोग न्याय करने वाले लोग नहीं हैं। न्याय करना ये जो काम है ये कोर्ट का है। वी आर जस्ट अ पार्टी, वी आर हेल्पिंग इन दिस प्रोसेस, है ना, जो न्याय हो। तो सर ऐसा ही कोई केस, कोई एकदम जटिल केस जो शेरलॉक्स की बात हो रही है, जिन शेरलॉक्स को हम जानना चाहते हैं, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस लेजेंड ने, इस शेरलॉक ने ऐसे कौन से केस किए, कोई भी एक ऐसा केस जो आपको बहुत अजीज हो, कि जो लगता हो कि यार ये तो बहुत कठिन केस था और वो सॉल्व करने के बाद यू स्लेप्ट वेल और आपको बहुत अच्छा लगा कि यस, दिस इज़ व्हाट आई हैव अचीव्ड। नहीं डॉक्टर तोमर, मेरा क्या है, देखो 25 साल एक्सपीरियंस हो गया है इस फील्ड में ऑलमोस्ट। तो केसेस तो बहुत अच्छे बहुत नया आए हर, मतलब मुझे लगता है कि एवरी डे इज़ ए न्यू डे। और कई बार मतलब ऑलमोस्ट हर महीने कोई ऐसा केस आता है तो मुझे लगता है हर केस सीखने लायक होता है। और मुझे लगता है कि यार ये तो मुझे पता ही नहीं था।
तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत बार ऐसा हर जगह कुछ ना कुछ ऐसा रहा। जैसे मैं बताऊं, औरबिंदो मेडिकल कॉलेज में मैं ऑलमोस्ट 12.5 ईयर्स रहा हूं। उधर का एक बहुत अच्छा केस रहा है जिसका मेरा कोड भी बहुत लंबा चला। उसमें जो क्रॉस क्वेश्चनिंग हुई, ऑलमोस्ट मेरे साथ 2 दिन की हुई क्रॉस क्वेश्चनिंग, और उसमें तकरीबन 3 से 4 मुलजिम थे और उनके सब के वकील अलग अलग थे। तो सभी ने मुझे अलग अलग तरीके से, तो वो बहुत अच्छा केस था जिसमें, और वो उसका मैं बताता हूँ वो इम्पॉर्टेंट इसलिए भी था क्योंकि द डे वॉज द डे ऑफ एग्ज़ाम्स ऑफ अंडर ग्रेजुएट, और हमारे सारे एक्सटर्नल्स आए हुए थे उस समय। और चूँकि एक्सटर्नल्स थे, हम लोग फैकल्टी ज़्यादा हुआ नहीं करते थे, तो हम लोग एग्ज़ाम में बिज़ी थे। और अचानक कोई केस आया और उसकी हिस्ट्री ये आई कि भाई रेलवे एक्सीडेंट है ये। तो रेलवे एक्सीडेंट प्राय होता है कि भाई एक्सीडेंटली आदमी गिर गया या सुसाइड किया और पटरी के बीच में आ गया और ये हो गया। तो यूजुअली जो जिस तरह की हिस्ट्री मिली, तो हमने फिर हमारे जो पीजीज़ थे, सीनियर पीजीज़, उनको भेजा कि भाई आप लोग जाके देखिए और अगर कुछ लगेगा तो बताइएगा, वरना आप लोग देख लीजिए। ऐसा करके हम लोगों ने एग्ज़ाम में बिज़ी हो गए हम लोग। लेकिन बहुत समय तक कोई खबर नहीं आई नीचे से किसी भी तरीके की कि भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो हम चले गए अपने एक्सटर्नल्स को लेके कि चलिए सर आपको मॉर्चरी भी दिखाते हैं और केस भी देख लेते हैं एक तरीके का। तो मेरा यूजुअली ये पैटर्न था कि मैं कभी कोई केस, अगर मुझे मेरा डे है तो मैं हमेशा देखता ही हूँ, एक बार उस बॉडी को ज़रूर देखता हूँ, उसके कपड़े ज़रूर देखता हूँ, भले से मैं पूरे टाइम ना भी रहूँ लेकिन मैं रहता ज़रूर हूँ, एक उसकी शक्ल ज़रूर देख के आता हूँ। तो मैं गया और देखा, मैंने वहाँ पर चल रहा था केस। मेरी अचानक नज़र पड़ी उसके बनियाइन में। तो हमने सुना था, मेरे सतपति सर टीचर्स और मेरे दुबे सर हमेशा ये बोला करते थे कि मुर्दा बोलता है या उसके शरीर में कोई ऐसा पार्ट है वो बोलता है। तो ये चीज़ हमेशा मुझे रखती थी कि भाई ये बोलता है, कैसे बोलता है, क्या बोलता है। तो वो केस बड़ा, तो वो जो कपड़े थे, वो कपड़े साइड में एक दूसरी जो वो थी टेबल थी, उसमें ऐसे रखे हुए थे। तो मैं ऐसे ही देख रहा था, अचानक मेरी नज़र पड़ी उसके बनियाइन पे। तो मैंने जो हमारे पीजी स्टूडेंट थे उनसे पूछा भी कि आपने इसका परीक्षण कर लिया? बोले हाँ देख लिया है सर। तो मेरी नज़र पड़ी, तो उन्होंने फिर मेरे बोलने के पहले ही बोल दिया कि सर इसमें मुझे थोड़ा डाउट आ रहा है कि ये जो फटा हुआ है ये क्या चीज़ है। तो मेरी मेरी नज़र पड़ गई थी उसमें। फिर मैंने उसको अच्छे से फैला के देखा, तो मुझे 3 ऐसे फटे हुए उसमें वो दिखे बनियाइन में। और फिर मैंने जब उसको मैच किया बाकी के कपड़ों से, तो वो corroborate हो रहे थे। तो फिर मुझे समझ में आया कि ये कहीं ना कहीं इसमें कहीं ना कहीं शार्प कट इफ़ेक्ट है। तो उसे अच्छे से तीनों जो कपड़े पहने थे उसने, बनियाइन, उसके ऊपर शर्ट और उसके ऊपर भी उसने एक स्वेटर डाला हुआ था, तीनों को एक के ऊपर एक रख के देखा। तो वो 2 उसमें से मैच हो रहे थे, एक मैच नहीं हो रहा था। फिर मैंने जब उस पर्टिकुलर टॉर्न इफेक्ट को हमने जब नीचे शरीर में रख के देखा, तो जस्ट एक रन ओवर था एब्डोमेन के एरिया में, और उस रन ओवर के जस्ट नीचे एक स्टैब वुंड जैसा समझ में आ रहा था, जो कि मतलब बहुत ही कॉमनली छूट सकता था। क्योंकि वो अब क्या होता है, रेलवे एक्सीडेंट में शरीर वैसे ही तितर बितर हो जाता है, इतने फ्रैगमेंटाइज हो जाता है कि आप उसको बहुत अच्छे से कोरिलेट नहीं कर पाते हो। अगर केवल मैं चोट देखता या पीजीज भी जैसे चोट देख रहे थे तो वो समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन जब हमने कपड़े को देखा और फिर उसके बाद उस जगह को देखा, तो मैं कोरॉबरेट कर पाया कि ये रेलवे एक्सीडेंट नहीं है, ये रेलवे का रन ओवर नहीं लग रहा था। जो नीचे था वो कुछ ना कुछ अलग था, जो कि स्टैब इंजरी जैसा था। फिर हमने ऊपर की जो बनियाइन की चोट थी उसको भी देखा, तो फिर हमको वहाँ काफ़ी एब्रेडेड कॉलर्स थे, एब्रेडेड कॉलर के ऊपर भी एक छोटा सा मार्क दिखा। फिर हमने बहुत अच्छे से क्लीन किया उस एरिया को। क्लीन करके जब हमने पूरा उसको देखा, तो दैट टर्न आउट टू बी वेरी गुड केस। और उसमें हमें 2 स्टैब इंजरीज़ मिले
और हमने फिर जब उसके 2 स्टैब इंजरीज़ डिमार्केट करी तो फिर मैंने जो है आईओ को भी बुला के अंदर, मेरी ये तरीका था कि मैं कभी भी इस तरह की चीज़ अगर मुझे मिलती थी तो मैं हमेशा जो आईओ था उसको बुला के ज़रूर दिखाता था कि भाई देखो ये ऐसा है और आप लोगों ने पंचनामे में क्या लिखा है इसको ज़रा देखिए। तो ये हुआ और उसके बाद कहानी निकल के आई कि दैट वाज अ ट्रायंगुलर केस, जिसमें वो जो पत्नी थी उसने अपने पति का मर्डर करवाया था उसको, और करवा के उसे जो है रेल में से डाल दिया था। तो फिर उसके बाद हम लोग क्राइम सीन पे भी गए, और शायद आप भी थे उस समय, आपको ध्यान होगा, आप शायद उस समय आ गए थे पीजी में। सर आई वाज इन सेकेंड ईयर ऑफ माई पीजी, सेकेंड ईयर में, और मुझे वो केस आज भी अच्छे से इसलिए याद है बिकॉज दिस इज वन ऑफ दोज केसेस जिसमें जो उसकी क्लोथिंग्स है उससे चीजें निकल के आई, बिकॉज बॉडी में कुछ भी नहीं था ऐसा। जो रेलवे रनओवर को जो केसेस होते हैं उसकी जो बॉडी आती है, बॉडी एक तो पूरा 4-5 टुकड़ों में आएगी, इतनी ज़्यादा इंजरीज होंगी कि वहाँ पे आर्टिफैक्ट्स की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है। पूरा ग्रीस से लथड़ी पथड़ी हुई बॉडी आती है, तो मोस्टली बॉडी देखते से ही हमारा माइंड मेकअप पहले ये कह देता है कि या तो ये सुसाइड होगा या फिर ये एक्सीडेंटल होगा। होमिसाइड इज द लास्ट थिंग जो हम लोग अपने दिमाग में सोचते हैं। वो केस सर के अंडर किया था तो उसमें समझ में आया कि अरे, और उसका इतना गजब का क्रॉस चला क्योंकि बड़े बड़े लॉयर्स उसमें इन्वॉल्व थे, और 2 दिन लगातार उसका क्रॉस होता रहा। मतलब एक दिन पूरा हुआ, फिर एक उसमें जो था, जो उसमें कल्प्रिट था एक्चुअली, वो जो उसकी वाइफ थी और उसके जो दोस्त थे, तो ये तीनों ने मिल के इसके हस्बैंड को मारा था, और वो सब ने अपने अपने लॉयर्स किए हुए थे और सब ने मुझे क्रॉस किया। तो वो भी एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा उस क्रॉस में। और मुझे ये केस इसलिए भी इतना अच्छे से याद है क्योंकि दिस वाज द फर्स्ट केस विच आई प्रेजेंटेड एट द नेशनल लेवल। जो हमारी नेशनल कॉन्फ्रेंस होती है एट अहमदाबाद, इट वाज आई थिंक इन ईयर 2016। यस एग्जैक्टली, यस। आपको याद होगा डॉक्टर तोमर, अपन क्राइम सीन में भी गए थे। यस सर। और वहाँ पर जो खेत था पास में, हाँ खेत था, उसमें जो पेड़ लगे हुए थे वो एक डायरेक्शन में टैगिंग ऑफ, ये भी बहुत अच्छा मार्क वो लगभग घुटने के लेवल तक की घास वहां पर थी, और उस घास के बीच में ऐसा घास झुकी हुई थी, देख के समझ में आ रहा था कि कुछ चीज़ यहाँ से घसीट के लेके आएगी। और फिर जब हम लोग उस डायरेक्शन में आगे बढ़े तो वहाँ पे जो खेत था वहाँ पे हमको नीचे ब्लड स्टेन्स भी मिले, ये सारी चीज़ें मिली। तो वो सारी चीज़ें देख के ये कंफर्म हो गया है वो हमको कि यहाँ पर किसी को मारा है, मारने के बाद उसको ड्रैग किया है और फिर उसको रेलवे ट्रैक पर डाला है और फिर उसके बाद चला गया है। और फिर आगे और इसमें जांच अधिकारी ने और चीज़ें पता करी, उसका मोबाइल लोकेशन, अल्कोहल की बोतल मिली। यस जी काफ़ी चीज़ें। तो उसमें उस केस में बहुत सारी, उसमें एलिमेंट्स बहुत सारे थे। स्टैब वुंड वाज देयर, मल्टीपल स्टैब्स वर देयर, अलोंग विद स्टैब देयर वाज साइन ऑफ स्ट्रैंगुलेशन आल्सो। नेल मार्क्स भी मिले, बहुत ज़्यादा मिले थे। तो दैट केस, वो उसने मुझे बहुत सिखाया। उसने मुझे एकदम डिटेल में इन्वेस्टिगेशन करना, क्राइम सीन विजिट करना। इन मोस्ट ऑफ आवर कॉलेजेस जो हैं वहाँ पे, जो पीजीज़ हैं वहाँ पे क्राइम सीन विजिट की एक मतलब प्रथा जैसी नहीं है, लेकिन बट हम लोग जब थे तो आई थिंक ड्यूरिंग माय पोस्ट ग्रेजुएशन कम से कम 30-40 में क्राइम सीन विजिट कर चुका था। डॉक्टर जितेंद्र, ये पता ही होगा कि 2010 से हम लोगों ने फुल फ्लेजेड पोस्टमार्टम स्टार्ट कर दिया करना, और ऑलमोस्ट एवरी केस अगर वो सिंपल एक्सीडेंट केस है तो उसको तो करने ही, लेकिन कोई भी सुसाइड केसेस भी, हैंगिंग के भी होते थे, तो भी हम लोग उस सीन में जाते थे और हमेशा कुछ ना कुछ एक नई सीख मिला। क्राइम सीन विजिट का है, सर ने यहाँ भी है, मैंने यहाँ सर हमारे HOD भी रहे हैं, तो यहाँ भी हमारी एक प्रथा है, आदत हो गई है, कोई भी केस होता है, बहुत ज़्यादा नॉर्मल तो अलग बात है, लेकिन केस में हमारे सर बोलते हैं कि आपको कई बार बॉडी के साथ साथ क्राइम सीन पे देख के आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। सर बहुत सारे केस हमने सॉल्व भी किए हैं। आप लोगों ने वो जो बोन्स, एनिमल बोन्स, तो ये देखिए भाई, एनिमल बोन्स की अगर बात करें तो ये जो दिक्कत है ना, बहुत इकट्ठा है, बहुत बोन्स सर। ये अब जैसे ये मेडिकल कॉलेज है, इस लेवल पे तो अपन एक्सपर्ट्स हैं,
हम लोग इजीली डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, सारी चीज़ होती है। ये मेन दिक्कत आती है पेरीफेरी में, जो PSC CHCs छोटी छोटी जगह है वहाँ पर दिक्कत आती है। वहाँ पे ट्रेन डॉक्टर्स नहीं है, एक्सपर्ट्स नहीं है, दे आर ओनली MBBS और दे हैव डन MD और पोस्ट ग्रेजुएशन इन सम अदर सब्जेक्ट्स। फॉर दोज पीपल, उनके लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज है, बिकॉज एनिमल बोन और ह्यूमन बोन को डिफ्रेंशिएट करना। नहीं, कुछ बोन तो ऐसी होती हैं जो बहुत टफ है, जैसे मान लीजिए कि एक कोई बर्ड है, जैसे मुर्गा है, तो उसकी हड्डी है और आपकी जो कौन सी रेडियस कुछ बहुत सिमुलेट करती हैं बोन्स, जो ह्यूमन बोन्स और की जो बोन्स होती हैं वो बहुत सिमिलर होती हैं हमारे से। और खासकर सर बहुत सारे बड़ी बोन्स पड़ी हैं। टिबिया भी बहुत सिमिलर होती है ना। टिबिया नहीं है, ह्यूमरस का भी सिमुलेट करती है। साइड में हाँ, साइज में बस दिस इज व्हाट वी डू ना। डिग्गी में बॉडी मिली। ओके, पुलिस वन बॉडी डिग्गी में, वो भी मेल था फीमेल था, मतलब मेल। ओके, वो भी प्रॉन पोजीशन में। हाँ। तो पूरी पुलिस को सर के पास आए, सर हमारे HOD थे, हाँ। हम लोगों ने विजिट किया वहाँ पे, पूरा क्राइम सीन विजिट किया, पूरे एविडेंस कलेक्ट किए। आप कल्पना नहीं करोगे कि सभी बोल रहे थे कि ये मर्डर है, लेकिन सर के गाइडेंस में हम तो जब नए नए आए थे, हमारी पूरी टीम ये डिपार्टमेंट की, सर ने पूरी गुत्थी सुलझाई और पर्सनली SP सर ने आके सर को थैंक यू बोला कि डॉक्टर साहब ये केस हमारे मतलब बियॉन्ड इमेजिन था, और सर ने उसको बिल्कुल मतलब उसको सॉल्व किया। देखिए, अब ऑब्वियसली अगर गाड़ी के अंदर कोई जली हुई, नहीं, आप इसको इमेजिन करिए, एक कार खड़ी है और वो कार की डिक्की में एक बॉडी प्रोन पोजीशन में पड़ी है, सीट, आगे की सीट एक तरफ वाली हल्की सी जली हुई है, जैसे रबर की कवर है, उसमें हल्का सा अगर गर्म रहे वो, तो वो किस तरह से एक पिघलने जैसा उसमें इफेक्ट है। और ऊपर जो मिरर लगा रहता है और उस पर जो प्लास्टिक है उसमें वो नहीं, पूरा पिघला हुआ, ऐसे पिघला हुआ उसमें ये प्लास्टिक गिरता हुआ दिख रहा है। आप इमेजिन करिए कि जो फ्रंट ग्लास है वो, हाँ, वो उसमें पूरा ब्लैक हल्का सा शेड पड़ा हुआ है, और उसमें एक पंजे का निशान है, और चप्पल ड्राइवर सीट में पड़ी हुई है। और इस तरफ की जो सीट थी बाई साइड में, उसमें ये मूंगफली और मूंग के दाने जो यूजुअली हम उसमें एज ए स्नैक्स खाते हैं, वो उसके कुछ दाने पड़े हुए थे। सीट के पीछे वाले उसमें पॉकेट में खाली एम्प्टी अल्कोहल बॉटल रखी हुई थी। सामने एक प्लास्टिक की बॉटल जो कि श्रिंक थी, हीट की वजह से जो श्रिंक हो जाती है, और खाली एम्प्टी वो पड़ी हुई थी, जिसको स्मेल किया तो केरोसिन उसके अंदर से स्मेल आ रही थी। और बॉडी जो है पीछे, जो कि आईओ के अनुसार जली हुई बॉडी पीछे रखी गई थी। तो ये इस तरह का सीन था। और उसमें और एक और बात बताऊं, उसमें जो है जो डेक था, वो डेक बाहर निकला गायब था, और उसमें वायर्स बाहर पड़े हुए थे। तो अब आप ऐसी सीन इमेजिन करिए, कुछ चोरी हुई है उसमें से, और उसने कुछ स्ट्रगल हुआ होगा और उसको केरोसिन से जला दिया, मतलब थ्योरी का एन नंबर ऑफ थिंग्स। अब देखिए, ये जो पूरा सर्कमस्टेंस दिख रहा है, ये अगर कोई भी आम आदमी देखेगा, पुलिस वाला, कोई भी देखेगा, सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस, जो भी वहाँ पे है साक्ष्य हमको दिख रहे हैं, परिस्थितिजनक साक्ष्य, उनके आधार पर मन में तो यही आएगा कि भाई होमिसाइड है, फैमिली डिस्प्यूट। एक और भी साथ है उसमें। तो मेन आज की डेट में जो है सबसे बड़ा सवाल, बर्न के केसेस में जो सबसे बड़ा मुद्दा आता है, सबसे बड़ी परेशानी आती है, तो यूजी जो स्टूडेंट्स हैं हमारे, उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, और जो पेरिफेरी में मेडिकल ऑफिसर काम कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हाउ टू डिफ्रेंशिएट, कैसे अंतर करना है, एंटी मॉर्टम बर्न है या पोस्ट मॉर्टम बर्न है, क्योंकि इससे कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है। मतलब किताबों में काफ़ी चीज़ें लिखी हुई हैं, लेकिन हर बार किताब की चीज़ें पढ़ी हुई वो हमको दिखती नहीं है। प्रैक्टिकली उस चीज़ को हम कैसे सॉल्व करें, ये प्रॉब्लम है कि जब भी कोई शव आया है, मुद्दा ये है कि वो जलने की वजह से मरा है या फिर पहले उसे मारा गया है,
और उसके बाद उसकी आइडेंटिटी छुपाने के लिए उसको जला दिया गया है। तो इस केस में जैसा हमारा चर्चा हो रही थी, तो इसमें सिंजिंग वगैरह भी नहीं थी और जो हीट इफ़ेक्ट था वो स्किन में दिख रहा था। अब उसके बाद तो जैसा पहला मैंने बताया कि सूट इन ट्रैकिया इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा जो रेड लाइन डिमार्केशन है वाइटलिटी एंड नॉन वाइटलिटी को जो डिस्क्रिमिनेट करता है, एक वो दूसरा बहुत जो हम हमेशा पढ़ते हैं, पैथोलॉजी में भी हमने पढ़ा है कि वो जो इन्फ्लेमेटरी साइंस हैं, है ना, ड्यूबोर है, तो वो सारी चीज़ें जो चेंजेस हैं वो रेड लाइन के माध्यम से एंटीमॉर्टम बर्न को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उसमें एरिया ऑफ डिमार्केशन भी हम कर सकते हैं। तीसरा है अब जो हम कॉमनली बोलते हैं थ्योरेटिकल एस्पेक्ट में कि कार्बन मोनोऑक्साइड जिसकी वजह से चेरी रेड डिस्कलरेशन ऑर्गन्स में दिखता है, तो ये तो मतलब वैसी बात है कि इसको बहुत गहन तरीके से देखना पड़ता है। कई बार ऑर्गन्स में उतना चेरी रेड डिस्कलरेशन नहीं दिखता, बट ये दो चीज़ें हैं जिसको हम देख के बता सकते हैं कि ये जो है एंटीमॉर्टम बर्न है। सर बस इसमें एक समस्या है सर, जैसे सर ने बात की है कि सूट पार्टिकल्स इन ट्रैकिया, तो ये तो कंफर्म हो गया है कि अगर ट्रैकिया में सूट पार्टिकल्स हैं तो वो एंटीमॉर्टम बर्न है। लेकिन क्या इससे ये साबित हो जाता है कि अगर सूट पार्टिकल्स ट्रैकिया में नहीं मिल रहे हैं तो वो पोस्टमार्टम बर्न नहीं। क्या वो एंटीमॉर्टम बर्न हो सकता है? ये हो सकता है। तो सर ये कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? कई बार मान लीजिए कि आप रेस्पायर नहीं किए, सडन वैसोवेगल में चले गए, रेस्पायर ही नहीं किए, तो कैसे कार्बन सूट पार्टिकल आएगा? नहीं एक्चुअली इसमें लेकिन यदि मान लीजिए कार्बन सूट मिल गए, दैट मीन्स कि एंटीमॉर्टम, तब श्योरिटी है। भाई कार्बन सूट पार्टिकल्स अगर मिल रहे हैं, अच्छा कार्बन सूट जो पार्टिकल्स हैं उनका मिलना और न एक्चुअली क्या है, देखिए इसमें क्या है, ये डिपेंड करता है कि वो एरिया ऑफ बर्न कहाँ है। जितना छोटा एरिया होगा, जितनी चीज़ें बर्न होगी, उतना ज़्यादा क्लोज प्रीमाइसेस में, जैसे इस केस में जैसे कार थी, तो कार बड़ी छोटी प्रीमाइस है, बहुत छोटे एरिया में, इसलिए इतना ज़्यादा सफोकेशन, इतना धुआं। और अगर यही चीज़ ओपन में है, कहीं जंगल में उसको जला दिया गया है या कोई एक खेत में जला दिया गया है या जल गया है, तो ऐसे मामलों में उतना ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं होता है। और फिर क्या होता है कि फिर सलाइवा भी है, वो ड्रिबल डाउन हो गया, बहुत हल्का सा उसमें स्टेन मिल रहा है, तो कई बार कंफ्यूजन हो सकता है उन चीज़ों में, तो आपको इसीलिए फिर बाकी के चीज़ें भी देखनी पड़ती हैं। इस केस में भी आपको बताऊं मैं, जो ये गाड़ी वाली दुर्घटना थी, इसमें ये आपके सारे सवाल मतलब मेरे को इस अगर आप उस केस को देखते ना, तो आप स्कैल्ड को समझ जाते। स्कैल्ड क्या होता है, गर्म चीज गिरे तो क्या इफेक्ट होता है, जी। सफोकेशन क्या होता है, हीट बर्न्स इफेक्ट क्या होते हैं, किस तरह के। तो जैसा आपने इसमें बोला कि पुलिस वाले इसको मान के चल रहे थे कि ये जो है बर्न है, जबकि उसमें इफेक्ट ज्यादा डिकम्पोजिशन का था। पीलिंग ऑफ स्किन जो है दोनों में ही होती है। सिंजिंग थी सर थोड़ी हेयर्स में, बर्न इफेक्ट था, वन एग्जैक्ट बर्न, वो हीट की वजह से, हीट की वजह से। बट डायरेक्ट फ्लेम नहीं डायरेक्ट नहीं था, डायरेक्ट फ्लेम। लग ऐसा रहा था सबको कि वो डायरेक्ट है, और ये लोग क्या बोल रहे थे कि जला के रख दिए, जला दिया है। वो तो पीलिंग ऑफ स्किन थी, दैट वाज बिकॉज ऑफ कि वो डिकम्पोजिशन, गर्मी का, बहुत गर्मी, ह्यूमिड, वो बंद, वो क्लोज स्पेस। यही एक सबसे बड़ा जो है कंसेप्ट लोगों ने बनाया हुआ है कि यूजुअली जो होमिसाइड के केसेस होते हैं तो उनकी आइडेंटिटी हाइड करने के लिए बर्न एक बहुत ही बढ़िया तरीका है कि जिसमें भैया आपने मर्डर किया, जो क्रिमिनल है उसने मर्डर किया, किसी का क्राइम किया और उसको बॉडी को दूसरी जगह ले जाकर उसने जलाने की कोशिश की। अब यही अपन जैसे डिकम्पोज बॉडी की हम लोग बात कर रहे हैं, तो सर से मेरी चर्चा हो रही थी ये इंटरव्यू पॉडकास्ट शुरू होने से पहले कि सर का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डिकम्पोज बॉडी का हाँ, अभी कुछ ही दिन पहले था, सर भी थे उसमें केस। जी। तो उस केस में क्या हुआ कि डिकम्पोज बॉडी थी और कुछ दूर जंगल है, विदिशा से 40-50 किलोमीटर दूर, तो वहाँ जंगल में मिला, तो वो उसको आइडेंटिफाई हो गया वो। लेकिन क्या हुआ कि जब बॉडी लेके आए तो डिकम्पोज भी हो चुका था, लेकिन उसका स्कल दिख रहा था जी। तो हम लोगों ने पोस्टमार्टम किया, तो उस समय तक वो पुलिस वाले जो सोच रहे थे कि पता नहीं इसके साथ कुछ हुआ है कि नहीं हुआ है, तो जब हमने पोस्टमार्टम किया तो उसमें स्कल में फ्रैक्चर मिला। तो सर ने देखा, सर ने बोला कि ये एंटीमार्टम फ्रैक्चर हो सकता है।
तो फिर हम लोगों ने क्या, फिर वापस पुलिस वालों से बात की, फिर उनसे बोला कि देखिए कि इसमें कुछ ना कुछ तो हुआ है, फ्रैक्चर मिला है, इसका मतलब कि फाउल प्ले तो ज़रूर है, क्योंकि वो जो फ्रैक्चर था वो बिल्कुल बेस ऑफ स्कल पे था, वो बेस ऑफ स्कल पे फ्रैक्चर इतनी आसानी से नहीं आ सकता। इतनी आसानी से, मतलब ये है कि वो खुद से गिर जाए, बहुत गिर जाए, बिल्कुल तो बेस पे नहीं आएगा, बेस पे नहीं आएगा। बेस पे नहीं आएगा, मतलब साइड में होगा, ऊपर होगा, हेवी फ्रैक्चर। ओके ओके। काफी बड़ा तो मतलब वो देख के लग रहा था कि इट वाज इम्पैक्टफुल, मतलब कुछ इम्पैक्ट लगा होगा, इसीलिए वो स्कल का जो फ्रैक्चर था पूरा स्प्लिटन था। ओके। फिर क्या हुआ कि मैंने उनके एसडीओपी से बात करी, तो मैंने उनको बताया कि आप सर्च करो, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। उन्होंने सर्च किया तो उनको 2-3 लड़के मिल गए, फिर कुछ घटना हुई कि भाई, फिर उनने स्वीकार कर लिया कि हमने जो है इसको मारा है। तो उनने लेकिन ये बताया कि हमने मारा है चाकू से, गला काट के। Okay. अच्छा, हम लोगों ने, मैंने बोला कि देखिए गला काट के इनने मारा है, वो मेरे पास चाकू लेके आए। मैंने कहा मैं ये नहीं कह सकता कि इस चाकू से मारा है, क्योंकि गर्दन जो पूरी गायब थी, गर्दन की केवल हड्डियां थी। तो मैंने उनसे बोला कि कोई ना कोई भारी वस्तु से मारा है। तो फिर उनने फिर बातचीत की, उनसे पूछताछ की, तो उन्होंने बोला कि हमने बाद में मारने के बाद पत्थर से मारा था। फिर वो पत्थर रिकवर करके लाए, तो वो पत्थर जो हमने एग्जामिन किए तो हमने देखा कि उसमें हेयर लगे हुए हैं। फिर वो हेयर हमने फिर एफएसएल भिजवाए कि ये हेयर एग्जामिन करो, ह्यूमन हेयर है, और फिर हो सकता है एफएसएल की आगे रिपोर्ट आए या जो भी हो। तो इससे ये क्लियर हो गया कि ये पत्थर यूज़ हुआ, उस स्कल पे मारा गया, और वो जो है उस कारण से डेथ हुई है, उस ड्यूरेशन में किसी न किसी ने उनको मारा है। भाई सर, जैसे अभी अपन ये डिकम्पोज बॉडी की बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, इसमें एक थोड़ी समस्या ये भी आती है, जो पेरिफेरल मेडिकल ऑफिसर से अक्सर कंप्लेन करते हैं कि बोले सर ये बॉडी सड़ी हुई आई है, हमको प्रॉब्लम हो रही है इसमें, हाउ टू टेल द ड्यूरेशन और डिकम्पोज बॉडी में ड्यूरेशन ऑफ डेथ के कितने समय पहले। तो वो क्या कुछ क्राइटेरियाज हैं, 2-4 क्राइटेरियाज जिसके आधार पे हम उनका जो ड्यूरेशन है डिकम्पोज बॉडी में, कुछ एक आइडिया अगर आप दे पाएँ तो सर। नहीं, जैसे जो भी प्यूट्रिफिकेशन की प्रोसेस है जी सर, वो प्रोसेस आपको समझनी है कि भाई कितने घंटे बाद बॉडी किस सेगमेंट में जाती है, क्योंकि बॉडी में गैसेस बनती हैं, H2S बनती है, टिश्यूज़ जो हैं वो एटमॉस्फेयर से अफेक्टेड होते हैं, और आसपास जो भी इन्वायरमेंटल होगा, मान लीजिए पानी है तो पानी से अफेक्टेड होंगे, टेम्परेचर है तो टेम्परेचर से अफेक्टेड होंगे। वो जिस स्पीड से टिश्यू पे जो असर पड़ता है, मान लीजिए हेयर है, अब हेयर 4-5 दिन बाद हेयर आप इजीली उनको निकाल सकते हो, प्लकेबल हो जाते हैं। मैगट्स हैं वो 3-4 दिन के बाद उनके एग्स आएंगे, 4-5वें दिन वो हैच होने लगती हैं, फिर उसके बाद वो बढ़ने लगती हैं, उनके साइज़ बढ़ने लगते हैं। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनको जोड़ के हम टाइम सिंस डेथ निकालते हैं। हालांकि ये इतना वेरिएबल फैक्टर है कि इसमें बड़ा एक्सपीरियंस्ड आदमी भी कई बार गच्चा खा सकता है, क्योंकि इन्वायरमेंट का बड़ा फ़र्क पड़ता है। वही चीज़ इन्वायरमेंट में अलग आएगी फाइंडिंग, और दूसरे इन्वायरमेंट में हो सकता है 2 दिन वेरी कर जाए, 3 दिन वेरी कर जाए। ये डिपेंड करता है सिचुएशन पे। इतनी बड़ी बड़ी पोथियां लिखी गई हैं, इतनी बड़े बड़े ग्रंथ लिखे गए, इतनी बड़ी बड़ी किताबें लिख दी हैं, इतने अच्छे ऑथर ने, ये अच्छी किताब है, वो अच्छी किताब है, सबको समझा दिया गया कि इस किताब से पढ़ो, उस किताब से पढ़ो। तो अल्टीमेटली कंक्लूजन ये निकल रहा है कि किताबों से पढ़ने से लेकिन सर जो पोस्टमार्टम नहीं कर रहे हैं वो पढ़ा रहे हैं सिर्फ, उनको कैसे ये पढ़ के ही आता है, ये बहुत बड़ी ये तो बहुत बड़ी आयरनी है हमारे पूरे देश की, केवल मध्य प्रदेश की बात नहीं है, कि ज्यादातर किताबें आज मार्केट में उन लोगों की हैं तो शायद उतने केसेस उन्होंने नहीं किए हैं, जो केस के ऊपर टाइम नहीं होगा, और जो केस करते हैं, जो दिन रात पोस्टमार्टम कर रहे हैं, उनके पास समय नहीं है कि वो पेपर छापे, और ना उनके पास समय है कि वो किताबें लिखें। मेरा एक सबसे बड़ा हमेशा से ये रहा है कि हमारा जो बेस लेवल है, हम सभी जो मिनिशा में काम कर रहे हैं और जो पहले के अब्दुल्ला में थे, हम सभी की सोच इस तरह से थी, आप इसको एग्री करेंगे, कि हम एटलीस्ट हमारा बेस स्ट्रॉन्ग करें। हम बातें बहुत बड़ी बड़ी कर रहे हैं, वर्टॉप्सी की बात कर रहे हैं, हम MRI बेस्ड, CT स्कैन बेस्ड, सब कुछ, पर हम आज भी PSC CSC जिला चिकित्सालय लेवल में छेनी हथौड़ा नहीं पहुंचा पा रहे। और छेनी हथौड़ा भी चलो छोड़ो, पहुंच गया, ये सब कर लिया, लेकिन वो एक्सपर्टाइज नहीं थी। भाई आपने जो सवाल की एंटीमार्टम, भाई ये चीज अगर यूजी को पढ़ाई जाती है तो आज एक पोस्टमार्टम करने वाला आदमी क्यों नहीं समझ पा रहा कि एंटीमार्टम क्या होता है, पोस्टमार्टम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे बर्न को। इतनी बेसिक सी बात, पर ये बात फैक्ट है कि मेडिकल ऑफिसर्स जो काम कर रहे हैं उनको ये ट्रेनिंग नहीं मिल रही।
तो हमारे सबका दायित्व है ये फॉरेंसिक मेडिसिन में कि हम वो सब चीज़ों पे बाद में आए, पहले हमारा बेस एटलीस्ट हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इन चीज़ों से स्ट्रांग होगा कि हम जो है ओपिनियन ईमानदारी से और सही नॉलेज के साथ दें। शायद इसलिए कहते हैं कि डॉक्टर प्रैक्टिस कर रहा है और वो प्रैक्टिस 60 साल तक करता है। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे वो कभी जैसे पेशेंट में आप He is वो practicing सीखते हो, एवरी डे इज ए न्यू डे। आप ऑटोप्सी में भी हर वो केस में नया प्रोसीजर चल रहा है, हर केस में नया प्रोसीजर। और एक्सपर्ट, और मैं तो मानता हूँ कि नॉन एक्सपर्ट में इतना अंतर है कि एक्सपर्ट उस चीज को ध्यान से देखता है, और जो आदमी नॉन एक्सपर्ट है उसका डिग्री से लेना देना नहीं हो सकता। डिग्री भी ले ली हो आपने तब भी आप एक्सपर्ट नहीं बनोगे जब तक डेड बॉडी के पास नहीं जाओगे। परसेप्शन, ये वो परसेप्शन। वो जो जितनी गहराई से पास में जाएगा वो डेड बॉडी उसको उतना नॉलेज ट्रांसफर कर देगी। हम कहते हैं ना कि हमारी आंखें वही देखती है जो आपको आता है। सही बात। क्या बात, जो फॉरेस्ट एक्सपर्ट को जो आता है वो उसको वो लाइट से मार्क में दिख जाएगा कि क्या है, वो बूंद में दिख जाएगा कि क्या है, और अगर हमको नहीं आता तो हमको सब नॉर्मल लगेगी। वही जैसे अपने यूजी करिकुलम जो है एमबीबीएस की स्टूडेंट्स, हम लोग लगातार एम्फेसिस देते हैं कि दे कीप ऑन विजिटिंग मॉर्चुरी, तो एटलीस्ट 10 पोस्टमार्टम तो वो अपने करिकुलम में अटेंड कर रहे हैं। और ऐसा अपने विदिशा में ऐसा बिल्कुल है। हम लोग तो क्या है, मैं तो उनको और छोटी स्किल्स पे जोर देता हूँ। जैसे आज हमारे पास इंटर्न थे सर, मैंने उनसे बोला कि भैया तुम सबसे पहले पर्ची बनाना सीख, क्योंकि तुम्हें लगता है कि पर्ची बनाने में कुछ नहीं, लेकिन जिस दिन तुम पर्ची बनाओगे तुमसे पर्ची बनाती नहीं बनेगी। प्रिजर्वेशन के लिए तुम्हें ऐसा लगेगा कि पर्ची बनाने में तो कुछ नहीं रखा है, और लेकिन जब बनाने जाओगे सर मैं बता रहा उसे हूँ, नहीं बनेगी। मेरे पास कई बार मेडिकल ऑफिसर्स के फोन आते हैं हाँ। और वहां पे हो क्या रहा है, वो जो पोस्टमार्टम कर रहे हैं वहां पे जो सालों से वो है अपना स्वीपर जुड़ा हुआ है ही, वो अब वहां पे वो फॉरेंसिक एक्सपर्ट का उसने तमगा हासिल कर लिया है। कोई भी नए मेडिकल ऑफिसर जा रहे हैं अब वो उसकी शरण में, वो जैसा बता रहा है वैसा हो रहा है, वो जो बता रहा है वही सही है। वहां पे वो लोग फंसते किस चीज में, प्रिजर्वेशन। Preservation। They don't even know कि अगर हिस्टोपैथोलॉजी के लिए टिश्यू रखना है तो उसको 10% फॉर्मेलिन रखना है, और टिश्यू रखना भी है कि नहीं रखना है उनको सिर्फ एक ही चीज पता है, विसरा। एटलीस्ट आई एम थैंकफुल टू देम कि एटलीस्ट उनको ये चीजें बताएं कि विसरा उनको सैचुरेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन में रखना है। बस प्रिजर्वेशन उनका विसरा पे ही शुरू होता है और वहीं पर खत्म हो जाता है। नहीं खत्म। नहीं डॉक्टर जितेंद्र, ये बहुत पर्टिनेंट पार्ट है। जैसे मैंने बताया कि हमें बेस स्ट्रॉन्ग करने की आवश्यकता है, ये मैं बार बार बोलूँगा क्यों मेडिकल, क्योंकि आपको पता है कि 70 to 80% जो मेडिको लीगल वर्क है वो आज भी पीएससी, सीएससी और डिस्ट्रिक्ट लेवल में हो रहा है। मेडिकल कॉलेजेस कितने हैं और कितने फॉरेंसिक मेडिसिन एक्सपर्ट्स हैं जो रूटीन केसेस देखते हैं, तो कितने हमारे हाथ से निकलते जा रहे हैं। तो इनको बहुत जबरदस्ती करने का एक बात। दूसरी जो हमने इंटीग्रेशन की बात करी वो भी एक बहुत पर्टिनेंट है। इसे आप सोचिएगा कि ये इंटीग्रेशन पुलिस में, फॉरेंसिक मेडिसिन में, फॉरेंसिक साइंस में, प्रोसिक्यूशन में जरूरी है। तीसरी बात जो आपने अभी करी बहुत अच्छी उठाई, रिजर्वेशन। ये एक सबसे कमज़ोर कड़ी है हमारे पूरे इस क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। प्रायः आपने देखा होगा, आप प्रिजर्व कर देते हैं कोई भी मटेरियल, आपने प्रिजर्व कर दिया, हर मॉर्चुरी सेंटर में जो डब्बा आता है जिसमें आप प्रिजर्व करते हो किस लेवल का है उसके कोई मानक नहीं है, यूनिफॉर्मिटी नहीं, कोई मानक नहीं है, कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है। भाई आप हर आदमी अपने हिसाब से, कोई लोग यूज्ड ग्लास बॉटल्स यूज कर रहे हैं जो ग्लूकोज की होती थी पहले, कुछ लोग वो यूज कर रहे हैं, कोई प्लास्टिक का यूज कर रहे हैं जो ढक्कन तेज से दबाओ तो वो पूरा घूम जाता है ना। कुछ लोग जो है क्वालिटी के प्लास्टिक्स यूज कर रहे हैं। तो बेसिक हम सिर्फ सलाइन रख लेते हैं, नमक का घोल बना के डाल दिया, फॉर्मेलिन अवेलेबल नहीं है। 10% फॉर्मेलिन होता क्या है ये नहीं पता है, नहीं पता है कि हाउ टू मेक 10% फॉर्मेलिन। जो हमारे मॉर्चुरी अटेंडेंट्स हैं ये उनके लिए मुझे लगता है मॉर्चुरी अटेंडेंट्स का एक कोर्स होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। ये समय आ गया है हमको कि जैसे हम डीएमएलटी के कोर्सेज कर रहे हैं या बीएमएलटी के कोर्सेज कर रहे हैं या टेक्नीशियंस के कोर्स कर रहे हैं, इसी तरह मॉर्चुरी टेक्नीशियंस के भी कोर्सेज होना चाहिए। और आपको बता दूं, मैं महाराष्ट्र में इस पर काफ़ी वर्क हो रहा है, कुछ मेरे मित्र हैं जो इस पर वर्क कर रहे हैं और हमारी काफ़ी चर्चा हुई इस बारे में। इसमें भी हमको करना चाहिए क्योंकि उनको ट्रेनिंग देने की बहुत आवश्यकता है इन चीज़ों की, कि भाई प्रिजर्व कौन से डब्बे, अगर ये मानक इसके बना दिए गए, सेंट्रली परचेज हो गए, अगर सेंट्रली परचेज होके सबको सप्लाई। अच्छा, दूसरा ट्रांसपोर्ट। भाई आप ये बताइए, एक पुलिस कांस्टेबल को बोला जाता है कि आप
पहले तो पोस्टमार्टम करवाएं, बॉडी को लेके जाएं, फिर दोबारा आए दूर, फिर आपको जो भी प्रिजर्व रख किया है डब्बे वो लेके जाए। वो कैसे लेके जाएगा? वो साइकिल से आएगा, मोटरसाइकिल से आएगा, कोई झोला है, काहे में रखेगा, वो टिल्ट हो जाएगा, पूरा उसका प्रिजर्वेटिव गिर जाएगा, फिर वो 20 दिन महीनों उनके थाने में रखा रहता है, माल खाने में रखा रहता है। फिर उसके बाद उसका उपयोग मतलब होता है, वो जब पहुंचता है तो क्या लिखता है FSL? insufficient preservative, not adequate, और उस पे organs decomposed, तो ऑटोलाइज्ड। अब बताइए, ये हमारा ट्रांसपोर्ट, क्वालिटी ऑफ ऑक्सीजन, बड़ी छोटी सी बातें हैं। हम वोटॉप्सी की बात करते हैं, हम बहुत हिस्टोपैथोलॉजी की बात करते हैं, हम सब की बात करते हैं, लेकिन कोई इस चीज़ों की बात नहीं करता है। मुझे लगता है ये स्ट्रेंथनिंग की बहुत आवश्यकता है। हालांकि अभी मॉर्चरी काफ़ी स्ट्रेंथन हुए हैं, काफ़ी अच्छे मॉर्चरीज आए हैं, लेकिन मुझे लगता है इन चीज़ों की क्लियर होना का आवश्यक। अब जैसे अपन मॉर्चरी अटेंडर्स की बात कर रहे थे, स्वीपर्स जो होते हैं, ये एक कॉन्सेप्ट बना हुआ है सोसाइटी में। सिर्फ स्वीपर ही नहीं, जो डॉक्टर्स हैं, दोज हु आर इन्वॉल्व इन द वर्क ऑफ पोस्टमार्टम, सोसाइटी आमतौर पर ये समझती है, लोग ये मानते हैं कि जो हम काम कर रहे हैं वो बहुत ही कठोर है। हम हृदय से पूरे कठोर हो चुके हैं और ये काम इतना मुश्किल है कि हम नॉर्मल होशो हवास में तो ये काम कर ही नहीं सकते। ये काम करने के लिए आपको अल्कोहल का सहायता बिल्कुल नहीं लगेगी। बिल्कुल ये एक कंसेप्ट बना हुआ है, परसेप्शन लोग ये मान ये के बहुत गलत परसेप्शन है, और ये कहाँ से आया है मुझे नहीं पता। हाँ, पहले उनको ये लगता है कि इतना कठिन काम है, कोई व्यक्ति कैसे कर सकता है। अरे इसके लिए तो शराब की तो जरूरत पड़ेगी, शराब का तो सहारा लेना ही पड़ेगा, बिना शराब के तो ये आप कर ही नहीं सकते। नहीं, क्या है, लोगों ने ऐसा मान लिया क्योंकि डेड बॉडी को लोग मानते हैं कि देखना भी नहीं चाहते और हम लोग उसको हैंडल करते हैं। लेकिन आप ये सोचो कि डेड बॉडी हमको परेशान तो नहीं कर रही है, वो तो बेचारी इनर्ट है, वो आपको ना तो परेशान कर रही है ना कुछ बोल रही है। उससे कठिन तो मुझे लगता है जिंदा आदमी को डील करना है। जिंदा आदमी आपको दुनिया भर की उपद्रव कर रहा है, और जो भी उपद्रव हम लोगों के साथ डेड बॉडी के साथ समय होता है उनके रिलेटिव्स करते हैं। रोज बाहर मॉर्चरी के उपद्रव होता है, कोई ना कोई बोल रहा है पोस्टमार्टम ही नहीं कराना, कोई बोल रहा है कि आप लोग गलत रिपोर्ट लिख रहे हो। जो भी उपद्रव हो रहा है सब जिंदा लोग कर रहे हैं, डेड बॉडी बिल्कुल उपद्रव नहीं कर रही है। और रही बात इन्फेक्शन की, जो मॉर्चरी जो पेशेंट होते हैं वो रेस्पायर कर रहे हैं, वो ज्यादा इन्फेक्शियस है। डेड बॉडी आपको इन्फेक्शन ही नहीं दे रही। तो ये जो सोचना है कि वो साइकोलॉजिकल ज्यादा है, इसका कुछ रियलिटी नहीं है। यदि आप एक बार उनके साथ समय बिताने लगते हो, आपको ऐसा कुछ लगता नहीं है कि हमें किसी नशे की जरूरत है या इससे कुछ तकलीफ हो रही है। तो आपकी बातों से ऐसा लग रहा है मतलब एक अलग ही दुनिया है। अपार्ट फ्रॉम फॉरेंसिक मेडिसिन, जो हमारे शेरलॉक्स हैं, वो और क्या ज़िंदगी जीते हैं अपनी। मतलब डेड बॉडी के साथ तो लगे ही हुए हैं, सारी चीज़ें, बच्चों को पढ़ा भी रहे हैं। अपने लिए हमने क्या किया, अपने लिए हम क्या समय दे रहे हैं, अपना जो हम समय है उसको कैसे व्यतीत कर रहे हैं। व्हाट आर आवर हॉबीज़ क्या है, एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज़ जो हमें पसंद है, जो हमें खुशी देती हैं, जहाँ पे हम समय व्यतीत करते हैं तो कुछ सीखने को मिलता है, अच्छा लगता है। हम चीज़ें भूल जाते हैं, डेड बॉडी भूल जाते हैं और मेडिकल प्रोफेशन भूल जाते हैं और कुछ एक अलग ही दुनिया में चले जाते हैं। ऐसा कुछ है सर आपकी लाइफ में? बिल्कुल है, और ये सभी के साथ होना भी चाहिए, क्योंकि अपने साथ अपने को समय देना बहुत ज़रूरी होता है। खासतौर पर मैं अभी ये फील कर रहा हूँ, जब से टीम की पोस्ट ली है तो सुबह से शाम कैसे हो जाता है तो नहीं सकता। बड़ा आपने डिक्टेरत पे हाथ रख दिए, पर एक्चुअल फैक्ट ये है कि मैं सच में चाहता हूँ कि थोड़ा मैं अपने लिए समय दूँ, एकांतवास पे जो। तो एक स्वर्ण जयंती पार्क है भोपाल में, तो मैं अक्सर चाहता हूँ कि मैं वहाँ कुछ समय अपने साथ बिताऊँ, थोड़ा अकेले रहूँ, नेचर के साथ रहूँ। स्पोर्ट्स मेरा एक हॉबी है, वो आप सभी जानते हैं, मैं खेलने में काफ़ी वे रहता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि जब मैं खेलता हूँ, कुछ भी खेल रहा हूँ, चाहे बैडमिंटन खेल रहा हूँ, चाहे क्रिकेट खेल रहा हूँ, तो मैं सब चीज़ें भूल जाता हूँ। मुझे बस वो शटल दिखती है, नेट दिखता है और रैकेट दिखती है, तो इट्स ए काइंड ऑफ मेडिटेशन। तो ये सब मेरे शौक़ है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा पसंदीदा मेरा काम है वो मेरे बच्चों के लिए शेक्स बनाना। ये मैं जितने भी मिल्क शेक शेक्स है, फ्रूट जूसेस हैं, तो मेरे को जितना भी समय मिलता है शाम को बच्चों के साथ, अब तो क्या बच्चे चले गए दोनों, और जब तक उनकी एजुकेशन थी तो ये मेरा बिल्कुल फिक्स था। वो बड़े मैं उनको क्वेश्चन देता था
कि भाई ये शेक में बताओ क्या क्या चीज़ें तो वो बड़ा सीरियसली उस चीज़ को, इसमें पापा ने ज़रूर बादाम डाले होंगे, इसमें ज़रूर अंजीर डली है या कुछ ये डाला है। तो ये एक तरीके का गेम भी होता था और न्यूट्रिशन भी, मज़ा आता था। न्यूट्रिशन भी, और ये था Sort of- म्यूचुअली शाम सॉर्ट ऑफ फायरलेस कुकिंग की एक हॉबी के जैसे आपने डेवलप कर लिया था, अपार्ट फ्रॉम स्पोर्ट्स एंड दैट। आज मैं बात कर रहा था जो इंटर्न स्टूडेंट्स थे, सो उनसे मैंने कुछ आपकी पर्सनल ज़िंदगी को लेकर कुछ सवाल पूछे, है ना। उसमें से एक सवाल ये भी था कि आप जो तीनों फैकल्टीज़ हैं यहाँ पर, उनमें से किनकी ट्विन बच्चे हैं, ट्विन्स किनके हैं? पता तो बच्चों यस, एंड दे आंसर्ड इट करेक्टली। उन्होंने आपका ही नाम लिया। इसी प्रकार कुछ और आप लोगों के बारे में उनसे मैंने सवाल पूछे, ये देखने के लिए कि उनकी जो फैकल्टीज़ के साथ बॉन्डिंग है कितनी नहीं है, क्योंकि आजकल बॉन्डिंग बहुत कम होती जा कम रही हो है। गई, गैप आ गया। यस, पहले बैचेस छोटे हुआ करते थे, बच्चों के 100-150 इतने बैचेस होते थे। अभी जा रहे हैं बच्चे 180-250 का बैच चलता है, और फैकल्टीज़ एनएमसी डेली कम कर, फैकल्टी बहुत कम है, बच्चे तो दिक्कत ये हो रही है कि अब उसमें जो पर्सनल बॉन्डिंग है वो खत्म होती जा रही है। सो आई वाज जस्ट टेस्टिंग कि कितना उनको नॉलेज है आपके बारे में। सो दे आंसर्ड इट करेक्टली कि नरेंद्र पटेल सर की ट्विन डॉटर्स हैं। अब आप लोग ये बताइए कि इन तीनों फैकल्टीज़ में से किस फैकल्टी के जो बच्चे हैं ट्विन्स हैं? डॉक्टर नरेंद्र पटेल। और ये चीज़ आपको कहाँ से पता पड़ी? सर कॉलेज फंक्शंस में देखा है। कॉलेज फंक्शंस में वो अपने फैमिली के साथ, गैदरिंग के साथ आते थे सभी के साथ, तो वहाँ पर आपने देखा, है ना। ये सारी चीज़ें उनको पता है। और भी कई सवाल मैंने पूछे थे। सो हेलो, आज मैं हूँ विदिशा मेडिकल कॉलेज में। यहाँ पर मैं आज इंटरव्यू करने वाला हूँ फॉरेंसिक मेडिसिन की फैकल्टीज़ को। एज़ यू ऑल नो, प्रोफेसर एंड हेड हैं आपके डॉक्टर नरेंद्र पटेल सर, एंड असिस्टेंट प्रोफेसर इज़ डॉक्टर विवेक चौकसे, प्लस योर डीन डॉक्टर मनीष निगम सर। उनका भी जो बैकग्राउंड है वो फॉरेंसिक का ही है। प्रीवियसली ही वाज प्रोफेसर एंड हेड इन फॉरेंसिक मेडिसिन डिपार्टमेंट, एंड नाउ ही इज़ योर डीन। सो टुडे आई विल बी इंटरव्यूइंग ऑल थ्री ऑफ देम, ठीक है। सो बिफोर इंटरव्यूइंग देम आई वुड लाइक टू आस्क यू सम पर्सनल क्वेश्चंस, ठीक है। आज हम ये देखेंगे कि जो स्टूडेंट्स हैं इस मेडिकल कॉलेज के, वो यहाँ की फैकल्टीज़ को कितना जानते हैं, फॉरेंसिक की फैकल्टीज़ को कितना जानते हैं, कितना इंटरेक्शन है, कितनी बॉन्डिंग है। सो out of all these three faculties I will be asking questions and you have to choose one, ठीक है। So first question is, out of all these three faculties, who is the one who was editor of the National Journal of Forensic Medicine? डॉक्टर मनीष निगम। Dr. Manish Nigam sir, he was previously editor of Journal in Forensic Medicine, ठीक है। जो इंडियन जर्नल ऑफ फॉरेंसिक मेडिसिन है उसमें एडिटर रहे हैं डॉक्टर मनीष निगम सर। अब माई नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आउट ऑफ ऑल दीज थ्री फैकल्टीज़, ये जो तीनों फैकल्टीज़ हैं, डॉक्टर नरेंद्र पटेल सर, डॉक्टर मनीष निगम सर एंड डॉक्टर विवेक चौकसे, इन तीनों में से ज़्यादा आध्यात्मिक कौन है? हु इज़ मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स आध्यात्म? इनका कुछ चैनल वगैरह भी है, इंस्टाग्राम पे चैनल है, तो आपने देखा है, विजिट किया है? तो कैसा, अच्छा आप लोग फॉलो भी कर रहे हैं? ओके, तो उनकी जो प्रीचिंग्स है और टीचिंग्स है उसमें एज पर अध्यात्म, उससे आप लोग एग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं, और यू काइंड ऑफ फाइंड देम फैसिनेटिंग, और यू आर इंक्लाइंड टुवर्ड्स देम? यस सर, इंक्लाइनिंग है। तो नाउ जो नेक्स्ट सेगमेंट है, नेक्स्ट चीज़ है, देखिए अब जो भी कॉलेज है हमने उसमें पढ़ाई की है, फर्स्ट ईयर से लेके अब हम इंटर्नशिप तक आ गए। हर एक इंस्टीट्यूशन में बहुत सारी चीज़ें अच्छी होती हैं, कुछ बुरी भी होती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिसके बारे में हम चाहते हैं कि देयर शुड बी सम इम्प्रूवमेंट। अभी तक तो अच्छा था, अच्छा है, इससे भी और बेटर हो। तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं, ऐसी कुछ सजेशंस, ऐसी कुछ कमियां हैं जो आप चाहते हैं कि शायद अगर ये और बढ़ जाए और ऐड ऑन हो जाए तो हमारा मेडिकल कॉलेज मतलब बेस्ट से एक्सीलेंट, एकदम लेवल अलग हो जाए। है क्या कुछ ऐसी चीज़ें? The college was excellent. It was always felt like a family to me. पर being an intern, मुझे ऐसा लगा कि मतलब कुछ चीज़ों में बदलाव होनी चाहिए। ओके, जैसे being an intern मुझे ऐसा लगा कि हमारी कैंटीन है उसको थोड़ा अपग्रेड होना चाहिए। जैसे हम नाइट टाइम ड्यूटी करते हैं, Okay. उसमें काफ़ी चीज़ें मतलब उसमें अवेलेबल होनी चाहिए जो नहीं है। लाइक उसमें सिर्फ 1 या 2 ही समोसे या पोहा मिल जाता है, पानी होता है, या कभी कभार फ्रूटी आती रहती है।
ओके, सो बेसिकली आप ये कहना चाह रहे हैं कि ड्यूरिंग योर नाइट ड्यूटीज़, आप इंटर्नशिप कर रहे हैं, नाइट ड्यूटी के टाइम पे देयर शुड बी सम ईटरी, कुछ ऐसी फैसिलिटी हो, कुछ ऐसा कैंटीन हो जहाँ पे थोड़ा मील जैसा कुछ मिल पाए, थोड़ा हैवी। एनीवन एल्स, और किसी चीज़ की कमी हो, और कुछ कमी इन द सेंस आप और इम्प्रूव करना चाहते हो, ये तो है, इससे हमको ऐड ऑन और ये करना चाहिए, तो ये बेस्ट से एकदम एक्सीलेंट में कॉलेज में चला जाएगा। सर अभी हमारी MBBS थी 4.5 साल की, तो हम हॉस्टल्स में ही रहते थे। ओके। इट वाज वेरी गुड एक्सपीरियंस फॉर अस, लाइक अकोमोडेशन भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा था वहाँ पे। बट देन जैसे हम इंटर्नशिप फेज में आते तो वहाँ पे हमें अकोमोडेशन नहीं मिल पाया, बिकॉज स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा थे। वो रीज़न भी हम समझते हैं, तो हम बाहर रहते हैं, Okay. नॉट कैंपस पे नहीं रहते, मतलब ऐसा है। तो प्रॉब्लम ये आती है लाइक जब हमारी नाइट ड्यूटीज़ होती हैं, कभी हम जल्दी फ्री हो गए लाइक 4 बजे 3 बजे, तो बाहर जाना हमें थोड़ा अनसेफ लगता है। तो मतलब इंटर्न्स के लिए यहाँ पर हॉस्टल सेपरेट नहीं है, नो सर अभी और अगर इंटर्न्स रहते भी तो वही सेम हॉस्टल में रहते हैं जो ऑलरेडी यूजीज़ के हॉस्टल में हैं? इंटेंस हॉस्टल में रहते हैं हम लोग। इंटर्न्स हॉस्टल में रहते ही नहीं है। सो बेसिकली आपका ये है कि अगर कैंपस के अंदर ही इंटर्न्स के लिए एक सेपरेट कॉलेज हो जाएगा तो इट विल बी बेटर इन सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो, और आपको अननेसेसरली रात को बाहर जाके रहना नहीं पड़ेगा। सो दिस इज़ अ लैक्यूने विच आई ऑल्सो फील दैट दिस कॉलेज शुड हैव अ हॉस्टल फॉर इंटर्न्स, है ना, कैंपस के अंदर ही। आई थिंक धीरे धीरे करके इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, बढ़ेगा, बट अगेन दिस इज़ अ लैक्यूने, है ना, विच आई रिक्वेस्ट कि ऐसा होना चाहिए कि इंटर्न्स का हॉस्टल तो एटलीस्ट कैंपस के अंदर ही होना चाहिए, जिससे उनको नाइट में बाहर ना जाना पड़े, और सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से इट्स नॉट गुड एट ऑल आई थिंक। एनीथिंग एल्स? सर जैसे कि हम लोग जानते हैं सारे मेडिकल कॉलेज, ये नॉर्मली अपन जो कॉलेजेस अपन देखते हैं कि वहाँ पे बच्चे इंटरेक्टिव होते हैं, काफ़ी कुछ इवेंट्स होते हैं, क्लब्स होते हैं। सभी फैकल्टी का बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूँगा। आप सभी का स्नेह मेरे ऊपर हमेशा यूं ही बना रहे, और मैं जो पहला एपिसोड यहाँ से लेके चला हूँ ये एक ऐसी मिसाल बन जाए कि ये इस हिंदुस्तान के, इंडिया के हर एक मेडिकल कॉलेज में जाके फिल्म आया जाए। थैंक यू।